एमजे रिवर्व सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 67 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, फेंगयुआन को भाई एक छोटी सी हिस्सा मिल गया था इनहेरिटेंस का। वो भी ऐसे वैसे इनहेरिटेंस का हिस्सा नहीं था भाई, ये रैंक 9 डीमन वनरेबल रेकलेस डीमन वनरेबल का एक छोटा सा हिस्सा था। जो लास्ट में तुमने फाइट के बारे में सुन ही लिया होगा कि वो जो उल्लू की वर्सेस इसका हो गया था, फिर उसने उल्लू को खा लिया था। फिर वो जो उल्लू का एक छोटा सा निशान उसके ऊपर आ चुका था, और ये बहुत सारे निशान थे उसके पास। यानी पास्ट टाइम में उसने पता नहीं कितने ही खाए होंगे उल्लू, जैसे डेसोलेट बीस्ट जो रैंक 8 के हुआ करते थे। एक रैंक 9 के डीमन वनरेबल ने बस एक मूव में ही वन शॉट मार दिया भाई रैंक 8 के उल्लू को। तो समझ ही सकते हो कितना पावरफुल बंदा था वो। उसी के एक छोटा सा हिस्सा इनहेरिटेंस का मिल चुका था फेंगयुआन को। अब आगे देखते हैं। फेंगुआ जोर से एकदम लगा था, वो जेड रोशनी की तरफ तैरता हुआ जा रहा था। ये जेड वाली रोशनी पहले वाली लाल रोशनी से काफी ज्यादा टफ थी पास जाने के लिए। वो धीरे धीरे उड़ रही थी, बार बार घूम रही थी, और फेंगुआन थोड़ी देर तक उसके पीछे भागता रहा, तब जाके उसे पकड़ पाया। ये भी एक कटोरी जितनी बड़ी थी, और फेंगुआन की जो सोच थी धीरे धीरे इसके अंदर घुस गई। जेड ग्रीन रोशनी के अंदर एक अजीब सी वाइब्रेशन वाली एनर्जी फेंगुआन की बॉडी में स्प्रेड होने लगी थी। मोयाओ फेंगुआन के दिमाग में कहती है केयरफुल रहना, ये ओल्ड इमॉर्टल कॉन्ग ज्यू का आइटम है। फेंगुआन बिल्कुल कॉन्फिडेंट टोन में कहता है टेंशन मत ले, ये अब भाग नहीं सकती। उसने उस रोशनी के लैंप को एकदम टाइटली पकड़ लिया था। मोयाओ मतलब अर्जेंटली कहती है बेवकूफ, मैं वो नहीं कह रही, जल्दी से छोड़ दे। लेकिन अब तो देर हो चुकी है, अब क्या छोड़ेगा तू। उस जेड लाइट के अंदर से निकलती मिस्टिकल वाइब्रेशन सीधा फेंगुआन के प्राइमल सी के अंदर पहुंच गई। फेंगुआन का प्राइमल सी जोर से वाइब्रेट करने लगा। उसके 90% भरे हुए प्राइमल सी के अंदर बड़े बड़े वेव्स उठने लगे और स्विश स्विश आवाज आने लगी। बड़े वेव्स प्राइमल सी की जो वॉल्स थी उसे टकरा रहे थे, और जो रैंक 5 का पीक स्टेज की बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वॉल थी, वो अब प्रेशर से एकदम क्रैक होने लगी थी। फेंगुआन शॉक में कहता है ये टेस्ट तो अलग लेवल का है, ये ट्रू इनहेरिटेंस का टेस्ट काफी अजीब है। डायरेक्ट गू मास्टर के प्राइमेसी को अफेक्ट कर रहा है बिना किसी वार्निंग के। मोया चिल्लाते हुए कहती है लड़के, तुरंत अपने हाथ गू वर्म से हटा दे, काट डाल उनको। सिर्फ एक बलि दे के ही तू बच सकता है। फेंगयुआन का फेस सीरियस हो गया, पसीने की बूंदें उसके फोरहेड पे आ गई थी। फेंगयुआन कहता है अपने हाथ काट दूं। उसने रोशनी को थोड़ी बहुत छेड़ने की कोशिश की, लेकिन ये जेड लाइट का लैंप इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब एकदम शक कर रहा था, सेक्शन था, इतना खतरनाक था कि हाथ चिपक गए थे। छूट ही नहीं रहे थे हाथ। एक तरीके से ऐसा मान लो एक लालटेन को पकड़ लिया, वो लालटेन को तुम फेंकने की कोशिश कर रहे हो हाथ से, लेकिन फेंक ही नहीं जा रही, एकदम चिपक गई है, जैसे पता नहीं क्या लगा दिया हो। और अंदर वाइब्रेशन और भी इंटेंस हो रही थी। फेंगमैन कहता है गॉट इट। उसने क्राइसिस के मोमेंट पे तुरंत एक बड़ा आइडिया सोचा। अपने सेकंड प्राइमेसी का प्राइमल एसेंस अपने फर्स्ट प्राइमेसी में एकदम मूव कर दिया। अब वाइब्रेशन प्राइमेसी, जो प्राइमेसी में जो एसेंस था उसके थ्रू सेकंड प्राइमेसी तक चली गई, और सेकंड प्राइमेसी भी अब वाइब्रेट करने लगा और थोड़ा अनकंट्रोल हो रहा था। लेकिन इस तरह दोनों प्राइमेसी मिलके लोड तो हैंडल कर ही ले रहे थे। यानी जितना लोड 100% अगर लोड पड़ रहा है एक प्राइमेसी पर, तो उसने 50% उधर भेज दिया। अब देखो, ये लोड पड़ने की आदत तो फैंगमैन को बहुत पहले से है, प्रेशर वाली, क्योंकि उसके पास स्प्रिंग ऑटम सिगार्डा है जो हमेशा लोड तो उसे देता ही रहता है। लेकिन अभी तो यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है, तो मैंने बस एग्जांपल के लिए तुम्हें बताया। बाकी बस मैं वही बता रहा हूँ कि उसने 50-50 लोड कर दिया, जिसकी वजह से अब जो प्रेशर पड़ रहा है उसे हैंडल करने लायक था। पहला प्राइमल सी अब इतना प्रेशर में नहीं था। मोया सरप्राइज में हल्की सांस लेते हुए कहती है हैं ये क्या। जब जेड ग्रीन लाइट धीरे धीरे डिम होने लगी और वाइब्रेशन खत्म हो गई, तब तक फेंगयुआन ने टेस्ट क्लियर कर लिया था। मोया शॉक्ड में कहती है क्या सीन है, तेरे पास दो दो प्राइमेसी कैसे हैं। दोनों प्राइमेसी मिलकर टेस्ट को झेला, और वॉल्स क्रैक तो हुई लेकिन टूट ही नहीं पाई। मोयाओ थोड़े इमोशंस के साथ कहती है लड़के, तूने सच में सबसे कुछ छुपा ही रखा है। दो प्राइमेसी, सेकंड प्राइमेसी का होना, मतलब वो पूरा र्यूमर तू ही कंफर्म कर रहा था। यानी कोई र्यूमर फेमस होगा, एक वही इसका कंफर्म कर रहा था। फेंगयुआन टॉपिक घुमाते हुए कहता है तो पहले ओल्ड इमॉर्टल कॉन्गजू की बात कर रही थी, वो रिफाइनमेंट पाथ का ग्रैंड मास्टर, ओल्ड एंटिक्विटी एरा वाला है क्या। मोयाओ कहती है हाँ वही, सुप्रीम ग्रैंड मास्टर ऑफ रिफाइनमेंट पाथ। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में सिर्फ 3 ही हुए हैं जिनके लेवल तक कोई और नहीं पहुंच पाया। फ्यूचर जनरेशन उन्हें 3 ओल्ड्स कहते हैं, रिमोट एंटिक्विटी ओल्ड एंसेट्रिक टियान नान, और ओल्ड एंटिक्विटी ओल्ड इमॉर्टल कॉन्गज्यू, और मेडिवल एंटिक्विटी का लॉन्ग हेयर एंसेक्टर। लॉन्ग हेयर एंसेक्टर को तो हम जानते ही है, दो नाम नए नए सुने हमने। मोया ने स्टोरी कंटिन्यू करी। वो कहती है टियान नान काफी वियर्ड था, स्काई को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था और अपनी जान दे बैठा। वाओ। कॉन्गज्यू ने प्राइमेसी पे सबसे डीप रिसर्च किया था। उसने रेंजू
मतलब उसने रेंज़ो से शायद कोई इंस्पिरेशन ली होगी और 10 एक्सट्रीम फिज़िक वालों को इमॉर्टल भी बनाया था। अरे भाई साहब, रेंज़ो से मतलब लेके इंस्पिरेशन। उससे पहले कभी किसी ने ये नहीं, मतलब उससे पहले तो कोई ऐसा हुआ नहीं कि जो उसने कर रखा हो ऐसा कोई कांड, तो यही एक मतलब इकलौता बंदा था जिसने ये सब कांड करे थे। लॉन्ग हेयर सेक्टर ने सबसे ज़्यादा इमॉर्टल वो रिफाइन किए थे, उसका लाइफ स्पैन भी सबसे लंबा था। उसने 88 रैंक बिल्डिंग भी रिफाइन की थी। लोग कहते हैं उसने लाइफ स्पैन वो भी रिफाइन किया था, इसलिए ओल्ड हेयर इन सेक्टर ने लांग या लैंड स्पीड पे अटैक भी किया था, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला था। मोयाओ ने काफ़ी सारी लेजेंडरी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, 3 अलग-अलग एराज़ की, अलग ही लेवल के रिफाइनमेंट लेजेंड्स के बारे में इसने बताया था। इसके सामने इवन रैंक 9 के वनडेबल्स भी डल लगते थे। मोयाओ कहती है, ओल्ड इमॉर्टल कॉन्ग जियो का टेस्ट फेटेड पर्सन की प्राइमेसी को चेक करता है। तेरे पास तो 2-2 प्राइमेसी थे, तू तो बच गया। ये इनहेरिटेंस बड़ी यूज़फुल चीज़ है, तेरे लिए तो मैसिव हेल्प बनेगी। फेंग युआन की जो सोच थी दोबारा अंदर गई। ये इनहेरिटेंस का नाम था इमॉर्टल एक्सटेंशन वाइटल इन्फॉर्मेशन। इसमें ओल्ड इमॉर्टल कॉन्गजियो पूरा नॉलेज लिखा था उसका, कैसे गू मास्टर अलग-अलग पाथ से इमॉर्टल बन सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आएँगी और उनका क्या-क्या सॉल्यूशन है। एक तरीके से तगड़ी लेवल की इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे। सबसे क्रूशियल पॉइंट को हाईलाइट भी किया गया था इमॉर्टल बनने के प्रोसेस में। फेंग युआन ने दिल में एक एनालिसिस स्टार्ट कर दिया। ये कोई इमॉर्टल गू या गू रेसिपी तो नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली लेवल पे प्राइसलेस चीज़ है ये। अगर किसी गू मास्टर के हाथ ये लग जाए, तो वो अपने ही नहीं, दूसरे पाथ के भी डीप कॉन्सेप्ट समझ सकता है। ये सच में एक बड़ा ट्रेज़र था। मोया कहती है, सुन, ये इनहेरिटेंस पुराने ज़माने का है। हो सकता है अब नए पाथ्स में ये उतना रिलेवेंट ना हो। अब नए-नए पाथ्स डेवलप हो चुके हैं, चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं। पर जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ, असली एसेंस इस इनहेरिटेंस का वाइटल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल के पर्सनल नोट्स हैं, जो उसने ये इन्फो पढ़ के लिखे थे। उसका एनालिसिस एकदम ऑन पॉइंट है, लाइक एक गोल्डन समरी। उसकी वैल्यू हज़ारों इमॉर्टल गू से ज़्यादा है। ये सच में एक शॉकिंग रिवलेशन था। ओल्ड इमॉर्टल कॉन्गजियो, जो लॉन्ग हेयर इंसेक्टर के बराबर का रिफाइनमेंट ग्रैंड मास्टर था, उसका डीप रिसर्च और जायंट सन जैसे इमॉर्टल वल्नरेबल का हैंड रिटन नोट्स, अगर किसी गो मास्टर ये पढ़ ले, तो इमॉर्टल बनने के चांसेस तो भाई इतने ज़्यादा हो जाएँगे कि क्या बताएँ। एक इमॉर्टल वल्नरेबल की आइज़ से चीज़ों को देखना, डेवलपमेंट का राइट डिसीज़न चूज़ करना और अननेसेसरी ट्रैप्स अवॉइड करना पॉसिबल हो जाता है। सोच रहे हो 3 चीज़ें और तीनों ये फ़ायदे दे देंगी। ये इनहेरिटेंस सच में नेक्स्ट लेवल के अट्रैक्शन वाली चीज़ थी, स्पेशली उनके लिए जो जीनियस थे लाइक फेंग युआन, जो कभी इमॉर्टल बन के नहीं रहना चाहते थे। इमॉर्टल क्या, इटर्नल लाइफ़ चाहते थे। वैसे तो यही बंदा चाहता है और अभी तक तो मैंने किसी को नहीं देखा कि इटर्नल लाइफ़ के पीछे भागा हो। लेकिन भागे भी तो क्या, कौन ही भागा, जो भागा वो तो सब मिट्टी में मिल गए। लेकिन देखते हैं अपने बंदे का क्या होगा। लेकिन फेंग युआन ने भाई उस इनहेरिटेंस को चूज़ ही नहीं किया। उसके पास अपनी पिछली लाइफ का एक्सपीरियंस था। वो ब्लड पाथ का रास्ता दोबारा रिपीट कर सकता था। उसका ट्रू इनहेरिटेंस स्पेस में आने का असली रीज़न मोटिव कुछ और था, यानी इस वाले में कुछ और मोटिव था। इसलिए फेंग युआन ने उसे छोड़ दिया और वो जेट लैंप उसके हाथ से निकल के एक अननोन ज़ोन में लाइटनिंग स्पीड से उड़ गया। पहले रेड लाइट से भी ज़्यादा फास्ट। मोयाओ कहती है, सच में छोड़ दिया? जब फ्यूचर में याद करेगा तो भाई पछतावा तो होगा तुझे। फेंगमैन हल्की-सी हँसी के साथ कहता है, रिग्रेट? मेरे लाइफ में ये वर्ड तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। वो आगे बढ़ता रहा और डार्कनेस में थोड़ी देर तक स्विम करता रहा। फिर उसने थर्ड लाइट लैंप को स्पॉट कर लिया। यानी भाई यहाँ पे जो आया है ना, यहाँ पे गायब होके आया था इस जगह पर। इस जगह पर इसे लाइन वाइज़ ना लैंप मिल रहे हैं और लैंप के अंदर ना खतरनाक इनहेरिटेंस है पुराने लोगों की, इमॉर्टल्स की। वो भी ऐसे-वैसे इमॉर्टल्स नहीं, बहुत खतरनाक पावरफुल इमॉर्टल्स की। तो इसको अब तीसरा लैंप मिला है ये। वो लाइट लैंप एक ग्रे ग्लो में चमक रहा था। स्पीड पहले से 2 गुना ज़्यादा थी। एक शूटिंग स्टार की तरह लग रहा था और उसके पीछे एक फ्रॉस्ट कलर टेल एकदम निकल रही थी। फेंग युआन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी मोमेंट मोयाओ कहती है, वैसे हर बार इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास ऑलरेडी काफ़ी विज़डम पाथ के गू वॉर्म्स हैं और उनका असली काम क्यों, मतलब उसका काम क्यों नहीं करते हो? फेंग युआन स्पीड कम किए बिना कहता है, ओह! क्या मतलब इसका? मोयाओ कहती है, बच्चे, मुझे थैंक यू बोल लेना बाद में। जो टेक्नीक मैं सिखाने वाली हूँ, उसे तुम बिना टेस्ट फेस किए डायरेक्ट इनहेरिटेंस के कंटेंट तक पहुँच सकते हो। मो याओ का मेथड कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। जब फेंग युआन किसी ट्रू इनहेरिटेंस लाइट लैंप को लोकेट करता, पहला स्टेप होता अपनी जो सोच है ना उसमें डालना और उसी मोमेंट इनहेरिटेंस का टेस्ट ट्रिगर हो जाता।
पर मोयाओ सजेस्ट करती है विज़डम पाथ के ग्लू वर्म का यूज़ करके विल क्रिएट करो, फिर उस विल को इनहेरिटेंस में इंजेक्ट करो और थोड़ी देर वेट करो और उस विल को वापस बुला लो। इससे तुम्हें इनहेरिटेंस से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो नहीं होगा और एक अपॉर्च्युनिटी हैक होगा, यानी एक हैकिंग टेक्निक बता दी इसमें कि तुम्हारी विल जाएगी, एक तरीके से सब रिकॉर्ड कर लेगी उसके अंदर का चीज़ और वापस तुम्हारे अंदर वापस आ जाएगी वो विल और तुम्हें वो सब एक तरीके से मेमोरी मिल जाएँगी। मोया समझाते हुए कहती है विज़डम पाथ में ना थॉट, विल और इमोशन होते हैं। जो माइंड होती है ना वो हार्ट एसेंस और डिवाइन सेंस का मिक्स होता है। जब तुम्हारा माइंड एंटर करता है, तुम्हारे थॉट्स उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। थॉट पानी के ड्रॉप्स जैसे होते हैं, फ्रेजाइल पर ईज़ी टू मेक होते हैं, इनके नंबर्स बहुत होते हैं और जब ये मिलके एक स्टीम बनाते हैं तो काफ़ी कुछ जान सकते हैं। पर इसे कंस्टेंटली क्रिएट करना पड़ता है। विल उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आइस क्यूब की तरह डिफेंस ज़्यादा होता है, पर बनाना मुश्किल होता है। गुड थिंग ये है कि ये इंडिपेंडेंटली मूव कर सकती है, यानी इंडिपेंडेंट है ये और जब चाहो वापस बुला सकते हो। फैंगयन चुप था और डीप सोच में था। मोयो कहती है सोच क्या रहा है? है, मुझे पता है तू विजडम पाथ की इन्फो गैदर कर रहा है और काफ़ी गूवर्म खरीद भी चुका है। तेरे पास स्पेशल विलगू है और डिलिबरेट विलगू है, प्ले विलगू है, कीप विलगू है और न्यू विलगू सब कुछ है। तो फिर यूज़ कब करेगा उन सब का? थोड़ी देर रुकी, फिर उसने थोड़ा अर्ज किया और फिर कहती है और हाँ, एक बात समझ ले, मेरी विल अब तेरे माइंड में है, डीपली कनेक्टेड है। जब तू ये गू यूज़ करेगा तो क्रिएट विल और प्योर इंडिपेंडेंट होंगे। मैं उन्हें मतलब इन्फ्लेरेट नहीं कर सकती। तू हमेशा मुझसे अलर्ट रहता है ना, तो ये बेस्ट चांस है बिना टेस्ट फेस किए सबसे प्रीशियस इनहेरिटेंस का राज जानने का। अनपैरेलल्ड इनहेरिटेंस जो किसी नॉर्मल इनहेरिटेंस से सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं उसके लिए। फेंगमेंट डाउटफुली कहता है, तुम ये सब ओपन क्यों बोल रही हो? मतलब मुझे क्यों बता रही हो? इतना सब कैसे बता रही हो, क्यों? वो कभी ओपनली मोयाओ के इनहेरिटेंस पे बात नहीं करता था। मतलब इनहेरिटेंस, सॉरी मैंने कह दिया। यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि वो कभी ना ये जो इनहेरिटेंस थी और मोयाओ थी, ये मोयाओ कभी भी उसे कुछ भी नहीं बताती थी, ना इनहेरिटेंस का ना कुछ भी। मतलब देखो वो ओपनली कभी कोई बात नहीं करती थी, सिंपल ये है। कभी इतना नहीं जितना अभी इसने बोल डाला ना सब कुछ, वो भी अपनी मर्ज़ी से बता दिया। तो ये ऐसे नहीं करती थी कभी और आज उसने कर दिया तो भाई फेंग में थोड़ा शक में था और आज मोयाओ मतलब खुद ये सब कह रही है तो इसलिए। क्या उसका कोई असली इंटेंशन वही है जो वो कह रही थी या बस स्पिरिट एफिनिटी हाउस रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउस वाटर पवेलियन को वापस देना यही है? मोयाओ का इतना हॉनेस्ट होना फेंगयुआन के दिल में थोड़ा डाउट ला रहा था। क्या वो अननेसेसरी पैरानॉइड था? शायद मोयाओ को लेके इतना अलर्ट होने की ज़रूरत नहीं थी। थॉट और विल में फ़र्क होता है। थॉट सिंपल होते हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते। लैंड स्पिरिट्स जो ऑब्सेशन से बनते हैं, वो सिर्फ सच बोलते हैं। पर विल्स विल्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, मल्टीपल थॉट्स का फ्यूज़न होते हैं, वो डिसेप्शन कर सकते हैं। फैंगीवान ने अपना सर झटका और अभी ये सब सोचने का टाइम तो नहीं है। होनेस्टली बोलूँ तो मोयाओ की बात काफ़ी लॉजिकल थी और फैंगीवान कन्विंस हो गया था। उसने तुरंत अपने विज़डम पाथ गुवॉर्म निकाले। उसके पास लिटिल हु इमॉर्टल लैंड स्पीड थे जिसके थ्रू वो ट्रेजर येलो हेवन से कभी भी कनेक्टेड हो सकता था। एक गु इमॉर्टल के फाउंडेशन पे खड़े होने के कारण उसके लिए मॉर्टल गु खरीदना तो बहुत ईज़ी था। अब उसके पास टोटल 8 विज़डम पाथ के गुवॉर्म्स थे। सब अलग-अलग टाइप के विल्स बना सकते थे। स्पेशल विल गो सिर्फ स्पेशल मतलब सिचुएशन में एक्टिवेट होता था और स्पेशल विल क्रिएट करता था और डेलिबरेट विल गो स्टील बोर्ड पे कार्विंग जैसे विल क्रिएट करता था, एक्सट्रीमली हार्ड और इरेज। और प्ले विल गो प्लेफुल और इमोशनल विल बनाता था, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में सबसे स्ट्रॉन्ग था ये। और भी थे जैसे कीप विल गो, न्यू विल गो और बैटल इंटेंट गो और एक्सेट्रा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये सब गो वर्म सिर्फ विल बनाते नहीं हैं बल्कि दूसरी विल के अगेंस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। जैसे स्पेशल विल गो सिर्फ स्पेशल विल क्रिएट नहीं करता बल्कि दूसरे स्पेशल विल को खा भी जाता है। तो फिर फेंगीवान ने ये सब खरीदे क्यों थे? सिंपल है भाई, मो याओ की जो मिस्टीरियस विल को निकालने के लिए खरीदे होंगे। पर जब उसने ट्राई किया तो पता चला कि कभी मतलब कोई भी मो याओ की विल को हटा तो नहीं सकता। यानी इनमें से कोई भी गू काम का नहीं है, नहीं हटा सकता कोई भी मो याओ की विल को। अब तो सिचुएशन ऐसी थी कि कौन-सा विल गू यूज़ करे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। फेंगीवान ने कैज़ुअली स्पेशल विल गू उठाया और प्राइमल एसेंस इंजेक्ट किया और एक विल क्रिएट हो गया। वो विल एक यंग फेंगीवान जैसा दिखता था, डार्क क्रीपी आइज़ लेकिन ज़्यादा मस्कुलिन और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन वाला था। मोयाओ कहती है विल्स सिर्फ सोल के अंदर ही रह सकती है, अगर बाहर भेजना है तो एक स्मॉल सोल वॉर्म लगेगा। मोयाओ का रिमाइंडर अननेसेसरी था। उसके बोलने से पहले ही फेंगीवान ने एक गो वर्म समन कर लिया था। वो एक रैंक 2 का बिग सोल वॉर्म था, फिजिकल फॉर्म नहीं था।
एक शैडो बटरफ्लाई जैसा था, लाइट और इल्यूज़न जैसा फ्लिकर करता था। हाथ से पकड़ो तो कुछ फ़ील ही नहीं होता था। फेंगीमान ने उस वर्म को थोड़ा-सा टैप किया, अपनी स्पेशल व्हील उसके अंदर डाली और फिर वर्म को उस ग्रीन लाइट ट्रू इनहेरिटेंस लाइट लैंप के अंदर भेज दिया। बिग सोल वर्म का एकदम स्पीड से अंदर घुसा, फेंगीमान के कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा फ़ास्ट था ये। थोड़ी देर में वो वर्म उस लाइट लैंप में चला गया और फिर कुछ वक़्त बाद एक साउंड सी आई और वो वापस आ गया। फेंगीवान ने विल वापस बुलाया और देखा, ये थर्ड ट्रू इनहेरिटेंस भी एक ऑर्डिनरी इनहेरिटेंस थी। लेकिन कुछ गो मास्टर इवन गो इमॉर्टल्स के लिए इसका वैल्यू पहले दोनों से ज़्यादा हो सकता था। यानी फेंगीवान को तो ऑर्डिनरी लग रही है, लेकिन वो कहना चाह रहा है कि बाकी लोगों के लिए तो ये ऑर्डिनरी नहीं होगी। अब पता चलता है कि भाई इसके अंदर ऐसा क्या था। ये थर्ड ट्रू इनहेरिटेंस काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल थे, क्योंकि ये लाइफ स्पैन बढ़ाने का मेथड बताती थी। जैसे एक कहावत है, बुरी ज़िंदगी जीना बेहतर है अच्छी मौत से। बिना किसी खास वजह के कोई भी इंसान ज़िंदा रहना छोड़ना नहीं चाहता, सबको लंबी लाइफ चाहिए। गो मास्टर भी चाहे कितना भी कल्टीवेट कर ले, रैंक 6 तक पहुँचने के लाइफ एसेंस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पर लाइफ स्पैन डायरेक्टली तो नहीं बढ़ती। गो मास्टर का रास्ता शुरू होने के बाद कई महान टैलेंटेड लोग हर ये मेथड ट्राई करते हैं कि अपनी लाइफ को थोड़ा एक्सटेंड कर सकें। जैसे फर्स्ट जेन का जो इंसेक्टर था, याद होगा आपको वॉल्यूम 1 में गू क्लैन का इंसेक्टर क्विंग माओ माउंटेन पर उसने ज़ॉम्बी बनने का ऑप्शन चूज़ किया था। या फिर साउथर्न बॉर्डर का डेमोनिक पाथ गू मास्टर जिसका नाम था सेंचुरी बॉय, उसने रिटर्न टू चाइल्डहुड गू का यूज़ करके बचपन का लुक मेंटेन किया था ताकि लाइफ फोर्स धीरे-धीरे खत्म हो। लेकिन ये सब तो सिर्फ मॉर्टल लेवल के तरीके थे। गू इमॉर्टल्स के पास और भी ज़्यादा मिस्टीरियस टेक्निक्स होती हैं और ये जो थर्ड इनहेरिटेंस था वो स्पेशली गो इमॉर्टल्स के लिए बनाया गया था। एक लाइफ स्पैन इंक्रीज करने का मेथड, और इसे बनाया था जाइंट सन इमॉर्टल वनरेबल ने। एक इमॉर्टल वनरेबल का द्वारा बनाया गया लाइफ स्पैन मेथड, सोचो इस ट्रू इनहेरिटेंस की वैल्यू क्या होगी। कंटेंट के हिसाब से एक पर्टिकुलर ईयर मंथ और डे पे जाइंट सन इमॉर्टल वनरेबल को इंस्पिरेशन आई और उसने एक ज़बरदस्त आइडिया क्रिएट करा। उस इमॉर्टल आर्ट का नाम था पोजेशन। इसका कोर था एक रैंक 6 का पोजेशन इमॉर्टल गो और उसके अलावा लगभग 3000 रैंक 5 मॉर्टल गो वॉर्म्स, और हर टाइप के थे वो। फेंगयुआन सोच में कहता है, तो पोजेसन इमॉर्टल गू का ओरिजिन यहाँ है। उसका दिल तेज से धड़कने लगा। पिछली लाइफ में जब 5 रीजन्स की बैटल चल रही थी, पोजेसन इमॉर्टल गू काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। बहुत सारे हाई रैंकिंग गू इमॉर्टल्स ने इसी के थ्रू अपनी लाइफ एक्सटेंड की थी और इससे 5 रीजन वॉर का पूरा फ्लो ही बदल गया था। ये गू वॉर्म रैंक 6 के होने के बावजूद इतना क्रूशल था कि दुनिया का स्ट्रक्चर ही पलट सकता था। और एकदम से फेंगयुआन के मन में एक स्ट्रॉन्ग अर्ज आई, यही तो ओरिजिन है पोजीशन इमॉर्टल गू का। अगर ये उसके हाथ लग जाए तो फ्यूचर में जब 5 रीजन बैटल दोबारा होगा, वो इस गू को बेच के एक धमाकेदार प्रॉफिट कमा सकता है। भाई बिजनेसमैन है। और पिछली लाइफ के मेमोरीज की वजह से उसे ये भी पता था कि कौन से बड़े लोगों को इस पोजीशन इमॉर्टल गो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बस सही प्लान बनाना होगा और फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, और इतना होगा कि भाई उसे इमेजिन नहीं किया जा सकता। लेकिन फेंगयुआन ने अपने आप को जल्दी शांत कर लिया। बिग सोल वॉर्म में जो स्पेशल विल थी उसमें और भी शॉकिंग इन्फॉर्मेशन भेजी थी। टर्न्स आउट ये ट्रू इनहेरिटेंस अब सिर्फ एक खाली शेल था। पोजीशन इमॉर्टल गो और वो 3000 मॉर्टल गो पहले ही कोई ले जा चुका था। 88 ट्रुआंग बिल्डिंग में जायंट सन इमॉर्टल वनरेबल ने 88 ट्रू इनहेरिटेंस छोड़े थे, पर इतने सालों में काफ़ी इनहेरिटेंस लोग ऑलरेडी ले चुके थे। मोयाओ ने एक बार कहा, जब वो अपने टाइम में 88 ट्रुआंग बिल्डिंग में एक्सप्लोर कर रही थी, तब 88 में से सिर्फ 53 ही बचे थे और मोयाओ तो 10,000 साल पुरानी एक्सपर्ट थी। इंपीरियल कोड कॉन्टेस्ट हर 10 साल में होती है, तो 10 एजेस तक पहुंचना यानी बहुत यार बहुत ज़्यादा पहले की बात है, और अब तक तो कितने ही लोग आए होंगे, तो पता नहीं कितने लोगों ने यहाँ तक पहुँच गए होंगे। तो अब बचे थे उनका नंबर डेफिनिटली 53 से तो कम ही होगा। तभी फेंगयुआन सडनली शॉक्ड होके कहता है, हैं? क्या? जब बिग सोल वॉर्म के स्पेशल विल के थ्रू फेंगयुआन कनेक्ट कर रहा था, उसके पुपिल सडनली एकदम वाइड हो गए। ट्रू इनहेरिटेंस चाहे ले लिया गया, लेकिन उसके अंदर एक और शॉकिंग चीज़ मिली। एक पैराग्राफ लिखा हुआ था, अपनी सोल को किसी और बॉडी में डाल देना, ये सिर्फ मौत को डिले करना है। एक्चुअल डेथ फिर भी अनअवॉइडेबल होती है। अगर लाइफ एक्सटेंड करनी है तो लाइफ स्पैन गो ही बेस्ट ऑप्शन है। गो इमॉर्टल का रास्ता फुल है टर्बुलेशन और क्लैमिटीज से भरा हुआ। बॉडी उन्हें रेसिस्ट कर सकती है, मतलब नहीं कर सकती सॉरी, और सोल अकेला टिक नहीं सकता। लॉन्ग लाइफ चाहिए तो वो हेवन के अगेंस्ट जाना है। इट्स हार्ड,
ट्रूली हार्ड। मतलब इतने खतरनाक वर्ड्स थे। पोजीशन मेथड की तो पूरी ब्लास्टिंग कर दी गई थी। टोन फुल एरोगेंट थी। कई मेथड्स देखने के बाद भी कंक्लूजन सेम था, लाइफ स्पैन ही बेस्ट है। और एंड के 3 बार हार्ड हार्ड लिखना उसके इमोशन तो क्लियर कर रहा था कि वो क्या ही कहना चाह रहा है, मतलब कितना ही हार्ड होगा। और सबसे बड़ी बात, ये लिखने वाले का नाम दिया गया था स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल। अरे भाई, ये ना बहुत खतरनाक इंसान है यार, बहुत ज़्यादा पावरफुल। जैसे ही ये नाम पढ़ा सब क्लियर हो गया। स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल, जाइंट सन इमॉर्टल वनरेबल, दोनों सेम लेवल के थे। दोनों रैंक 9 के गू मास्टर थे, पर डिफरेंस ये था, जाइंट सन मेडिवल एंटिक्विटी एरा का था, जबकि स्पेक्ट्रल सोल उसके 2 लाख साल बाद आया। एक फुल डेमोनिक नेचर वाला वनरेबल। स्पेक्ट्रल सोल ने पूरे वर्ल्ड में धूम मचाई थी, और जब वो इनविंसिबल था तब उसका 88 रुआंग बिल्डिंग में घुसना कोई बड़ी बात नहीं थी। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है, पोजीशन इमॉर्टल गु क्या स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल ले गया? ना, चांस काफी कम है। स्पेक्ट्रल सोल तो सोल पाथ का क्रिएटर ही था ना, सोल का सबसे बड़ा एक्सपर्ट। जाइंट सन भी उसके आगे कुछ नहीं था सोल के मामले में। तो जो वर्ड्स स्पेक्ट्रल सोल ने लिखे थे, उसने क्लियरली दिख रहा था कि उसे पोजीशन मेथड में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो तो नेचर के साथ एग्जिस्ट करना चाहता था, पर उसके सामने वन आफ्टर अनदर डिफिकल्टी आ रही थी। जब देखा कि जाइंट सन जैसे एक महान लॉन्गेविटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, मतलब वो एक जाइंट सन जैसा बंदा भी जीने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहा था, तो उसका दिल भर आया और ये डीप इमोशनल वर्ड्स लिख के चला गया। यानी ये लिखे गए थे सोल स्पेक्ट्रल डीमन वनरेबल के द्वारा। यार ये ना, मुझे बता दो क्या बोलूँ मैं, बहुत पावरफुल बंदा है यार। मैं इसका ही थंबनेल बनेगा, आप देखो तुम। इतने बड़े रैंक 9 डीमन वनरेबल जो अपने टाइम में यूनिवर्स के टॉप पर थे, वो भी टाइम के फ्लो के सामने कुछ नहीं कर पाए। टाइम सबसे बड़ा एनिमी होता है हीरोज और ब्यूटीज का। लाइफ स्पैन को काफी रेयर होते हैं, फिक्स्ड जगह पे मिलते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी होती है, सिर्फ नेचर ही नेचुरली बना सकता है। इन वनरेबल्स ने दुनिया छान मारी, सब लाइफ स्पैन को यूज कर ली, पर नए तो मिले ही नहीं। तो उन्हें नए मेथड्स ढूंढने पड़े अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए। अब सीरियस टोन में बताया गया, दुनिया के टॉप लोगों के इनविजिबल स्टेटस के पीछे एक दर्द छुपा हुआ था। लिमिटेड लाइफ स्पैन का दर्द, एक कंस्टेंट मतलब एक एंजाइटी जो उनको हमेशा परेशान करती रहती थी। और इसी वजह से जाइंट सन इमॉर्टल वनरेबल के पोजीशन टेक्निक ने स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल के दिल को छू लिया था। मोयाओ के मन में उस वक्त काफी हैवी इमोशंस थे। उसने अंदर ही अंदर गहरी सांस भरी। मोयाओ कहती है, इमॉर्टल वनरेबल या डीमन वनरेबल जैसे इनविजिबल लोग भी मौत के किस्मत के आगे बच नहीं सके। किस्मत का चक्कर घूमता रहता है। आज के राजा कल के शाया मतलब एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, साया बन जाएंगे, और जो नीचे है वो कभी भी ऊपर आ सकते हैं। इस दुनिया में क्या कोई चीज है सच में हमेशा चलने वाली, जो हमेशा चलेगी, हमेशा रहेगी? लेकिन फेंगयुआन की सोच कुछ हो रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ठंडा सा फोकस। फेंगयुआन कहता है, हेवन और अर्थ का ग्रेट डाउट सब कुछ बैलेंस में रखने की कोशिश करता है। सब एक दूसरे को रेसिस्ट करते हैं, लेकिन जब एक गू मास्टर कल्टीवेट करता है तो वो दुनिया भर के रिसोर्स इकट्ठा करता है, सिर्फ खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए। यही तो हेवन के अगेंस्ट जाने का रास्ता है। शायद इसी वजह से ट्रिबुलेशन और कैलेमिटीज आती हैं, पर इसी रीजन की वजह से इंटरनल लाइफ जो सिंपल लॉन्गेविटी से भी ऊपर है, वो मेरा अल्टीमेट गोल है। जैसे ही ये सोच उसके मन में आई, उसके अंदर एक फ्लेम जाग गई। वो फ्लेम धीरे धीरे और भी ब्राइट और इंटेंस होती गई। इमॉर्टल वनरेबल और डीमन वनरेबल सिर्फ लंबी लाइफ जी सकते थे, लेकिन फेंगयुआन का एम उससे भी ऊपर था। वो चाहता था इंटरनल लाइफ, अनंत जिंदगी, इमॉर्टल, एक ऐसी लेवल की चीज जो वनरेबल्स तक नहीं पहुंच पाए वहां तक। उसके प्रीवियस वर्ल्ड का एक लाइन याद आया, हेवन से टक्कर, अर्थ से टक्कर, इंसानों से टक्कर, और इसी में ही असली मजा है। जैसे पत्थर से टकरा के पानी में वेव बनती है, वैसे ही जीवों का असली मजा कंपटीशन में ही तो होता है। उसकी पिछली लाइफ में वो बस रैंक 6 तक पहुंचा था, रैंक 7 के क्लोज, लेकिन रैंक 9 लोगों को देख के उसके दिल में कभी भी डर नहीं आया, सिर्फ एक बर्निंग आई, एक एम्बिशियस आया। यही यही मैं कह रहा हूँ, एक दिन मेरा भी चैनल आगे बढ़ेगा। और अब उसने वर्नेबल्स का एक नया साइड भी देख लिया था। उसकी थकान, कमजोरी और बेचैनी, हेल्पलेसनेस, ये सब देखने उसका जुनून और ज्यादा बढ़ गया था। वो ट्रू इनहेरिटेंस जो उसके सामने था वो ऑलरेडी एम्प्टी था, इसलिए उसने टाइम वेस्ट नहीं किया और आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया।
फेंगिवा ने सर्च कंटिन्यू रखा। अगला जो उसने डिस्कवर किया वो 2 ऑर्डिनरी इनहेरिटेंस थे। दोनों विज़डम पाथ के जुड़े हुए थे। इन दोनों ट्रू इनहेरिटेंस में एक-एक रैंक 6 इमॉर्टल गू था। एक का नाम था फॉल्स इमोशन फेक विल गू और दूसरा था लविंग अफेक्शन गू। जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल की विज़डम पाथ में मिस्ट्री काफ़ी लेजेंडरी थी। ये बात सब जानते थे, स्पेशली इमोशन गू के एरिया में, यानी इमोशंस। उसने काफ़ी नए गू फ़ॉर्मूला बनाए थे। उसने अपने लिए एक ह्यूज हारेम बनाया था, दुनिया भर की लड़कियों को अट्रैक्ट किया था और ये सब उसके इमोशन गू की पावर को दिखाता था। लेकिन ये दोनों इनहेरिटेंस फेंगयुआन के काम के नहीं थे, इसलिए इसने दोनों को ही छोड़ दिया। फेंगयुआन कहता है वियर्ड है। तुमने तो कहा था कि शेड्यूल्ड डोमेन में ऑर्डिनरी इनहेरिटेंस के साथ-साथ कुछ अनपैरेलल्ड इनहेरिटेंस भी होते हैं, तो फिर अब तक मुझे एक भी क्यों नहीं मिला? फेंगयुआन कन्फ्यूज़ था। उसने मोयाओ से सवाल किया था। तब तक मोयाओ ने भी एक वर्ड नहीं बोला था। जैसे ही वो पोजीशन इमॉर्टल आर्ट देख के मेंटली थोड़ा हिल गई हो। उसका फाइटिंग स्पिरिट डाउन था और वो चुपचाप फेंगयुआन के दिमाग के कोने में छुपी हुई थी। फेंगयुआन के सवाल पर मोयाओ फाइनली सामने आई और अपने प्लेन टोन में बोलती है, हाँ, अभी इतना काम अभी तो इतना कम ही टाइम हुआ है, अभी और भी काम बचा है और तू ऑलरेडी इम्पेशेंट हो गया। मेरे टाइम पे मैंने पूरे 3 महीने लगाए थे। ये शेड्यूल डोमेन बहुत बड़ा है, सारी इनहेरिटेंस कंसिस्टेंटली मूव करती रहती हैं और अनपैरेलल्ड टू इनहेरिटेंस तो वैसे भी बहुत कम होते हैं। तेरा अभी तक ना मिलना टोटली नॉर्मल है, पेशेंस रखो लड़के। फेंगिवा ने फिर पूछा, वैसे जब तुम यहाँ आई थी पहले तब कौन-सी अच्छी इनहेरिटेंस मिली थी? थोड़ा बताओ मुझे। ये एक्चुअल में पहले वाला क्वेश्चन तो बस भड़काने के लिए था, असली क्वेश्चन तो ये था। पहले वाला तो बस एक सपोर्ट क्वेश्चन था इस क्वेश्चन से पूछने के लिए, ताकि पहले वाला पूछ के ये वाला भी पूछा जा सके और अजीब ना लगे अगर डायरेक्ट ही पूछ लेता तो। मोयाओ कहती है, "हाँ, मैंने तो काफ़ी इनहेरिटेंस देखी थी, पर यहाँ इनहेरिटेंस रैंडम डायरेक्शन में घूमती रहती हैं, बिना किसी पैटर्न के। तो मैं तुम्हें डिटेल बता भी दूँ, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तू सिर्फ़ अपनी लक पे डिपेंड कर सकता है। और एक बात सुन, टाइम का ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा इनहेरिटेंस तू एक्सेस करेगा या जितना ज़्यादा टाइम यहाँ बिताएगा, उतनी फ़ास्ट ये इनहेरिटेंस उड़ती हैं और तेरी सिचुएशन और भी डेंजरस होती जाएगी। मेरे टाइम में जब मैं एक गू इमॉर्टल थी, तब भी मैं सिर्फ़ 3 महीने तक ही टिक पाई थी, वो भी मुश्किल से। लगभग यहीं मेरी डेथ हो जाती। मोयाओ के टोन में सच में डर का एहसास था। फेंगिवान कहता है, इवन तुम भी यहाँ मरने के करीब पहुँच गई थी क्या? मोयाओ कहती है, लड़के, तू तो मॉर्टल है, बहुत वीक है। मेरा एस्टिमेट है कि तू सिर्फ़ 8 ट्रू इनहेरिटेंस देख पाएगा, सिर्फ़ 1 महीने तक यहाँ टिक पाएगा। अब तू ऑलरेडी 5 इनहेरिटेंस तो देख ही चुका है, केयरफुल रहना। ये कहने के बाद मोयाओ ने लाइटली ये वार्निंग दे दी थी। फेंगिवान कहता है, आखिर ऐसा क्या थ्रेट था जो एक ग्रैंड गू इमॉर्टल के लिए यहाँ जान का खतरा बन गया? मोयाओ बस हल्की-सी मुस्कान के साथ कहती है, अगर तेरा उससे टकराव हो गया होना लिखा हुआ तो तू खुद ही देख लियो भाई। और फिर वो चुप हो गई। कुछ बता ही दिया करो ना भाई, ऐसे तो ये क्या बात होती है? फेंगमैन का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। उसके मन में एक सस्पिशियस हमेशा से था। अपनी पिछली लाइफ की वीडियो में उसने देखा था कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के टोटल 11 गू इमॉर्टल आए थे, लेकिन जब उन्होंने ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन एंटर किया तो कुछ पार्ट्स स्किप हो गए और उसके बाद सिर्फ 9 लोग वापस आए, वो भी इंजर्ड। तो कुछ तो खतरनाक होगा भाई यहाँ पे। 11 इमॉर्टल्स अंदर गए जिसमें से 9 वापस आए। कहाँ गए वो 10-11, यानी 2 इमॉर्टल लोग मर भी गए और जो 9 लोग थे वो इंजर्ड हो गए। यानी कुछ तो है भाई, कुछ तो खतरनाक है इसके अंदर, कुछ तो है ऐसा। तो क्या ये पॉसिबल है कि बाकी 2 यहीं मर गए हों? कभी-कभी मोयाओ का होना बेनिफिशियल होता। उसकी वार्निंग मिलने के बाद फेंगवान और भी अलर्ट हो गया। धीरे-धीरे इन्वेस्टिगेट करता रहा। 3 दिन बाद उसने 6th ट्रू इनहेरिटेंस लोकेट करा। उसने स्पेशल विल गो और सोल वॉर्म का यूज़ करा, जो टेस्ट बिना टेस्ट दिए अंदर का एक्सेस लेना होता है, वही यूज़ करा। ये इनहेरिटेंस भी जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल का था और थर्ड इनहेरिटेंस की तरह ये भी एक लाइफ स्पैन एक्सटेंडेड इमॉर्टल आर्ट था। ये एक नया पाथ था जो जायंट सन ने रेंज़ू को स्टडी करके बनाया था। उसने इसका नाम रखा था यिन यांग पाथ। इस मेथड को यूज़ करने के लिए 2 गू इमॉर्टल्स, एक मेल और एक फीमेल को मिलके कॉर्पोरेट और कॉपुलेट करना पड़ता था। तब जाके उनमें से एक की लाइफ स्पैन बढ़ती थी। लेकिन एक फ्लॉ था, जिस एक को लाइफ स्पैन मिलती थी, दूसरे की उतनी ही लाइफ स्पैन कम हो जाती थी। अरे! यानी 20 अगर दोनों 10-10 साल के हैं और किसी एक ने बढ़ानी है, जैसे फैंगयन और बाइनिमिंग है और दोनों ने एक करा, तो यहाँ पे बाइनिमिंग की 5 साल उम्र कम हो जाएगी, फैंगयन की 5 साल बढ़ जाएगी। खतरनाक ही है।
सही है वैसे। यही बेसिकली एक पर्सन की लाइफ स्पैन दूसरे के में ट्रांसफ़र होती थी और ये इनहेरिटेंस भी पहले किसी ने ले लिया था। लाइफ स्पैन एक्सटेंडेड मेथड्स की पॉपुलैरिटी यहाँ क्लियरली दिख रही थी। फैंग यून कहता है ये हुई सिक्स्थ ट्रू इनहेरिटेंस। उसने मोयाओ की वार्निंग याद करी। उसकी अपनी एंड्योरेंस के अकॉर्डिंग वो सिर्फ़ 8 ट्रू इनहेरिटेंस तक पहुँच सकता था। इसके बाद एक मैसिव डेंजर उस पर डिसेंड होने वाला था। अगर उसे किसी ट्रू इनहेरिटेंस को लेना था तो अब उसे और ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। सिर्फ़ 2 चांस बचे थे और दोनों में रिस्क था। इनहेरिटेंस पहले ही एम्प्टी होना मतलब काफ़ी ज़्यादा था। उसे 2 बार 3 बार तो एम्प्टी ही इनहेरिटेंस मिली थी। 13 दिन बाद फेंगयुआन ने अपनी 7th ट्रू इनहेरिटेंस लोकेट की। ये ट्रू इनहेरिटेंस का लाइट लैंप एक वॉशिंग बेसिन जैसा था, मतलब उसके साइज़ का, और इससे एक ब्राइट व्हाइट लाइट निकल रही थी। इसका ऑरा ऑर्डिनरी इनहेरिटेंस से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। मोया कहती है लड़के अब तेरा विज़न वाइड होगा। ये है एक अनपैरेलल्ड ट्रू इनहेरिटेंस। उसके दिमाग में मोया का वॉइस गूंज उठा। फाइनली एक बेहतरीन इनहेरिटेंस उसके सामने थी। फेंगयुआन की यहाँ पे नज़र तो चमक उठी थी भाई। एक अनपैरेलल्ड ट्रू इनहेरिटेंस। दूर एक जगमगाती हुई सफ़ेद रोशनी की लैंप को देखते ही उसका चेहरा एक्साइटमेंट से भर गया। उसने तुरंत अपना स्पेशल विल गू, एक बड़ा सोल गू वर्म निकाला। अपनी विल को मतलब थोड़ा एडजस्ट करा, फिर एक बिग सोल वर्म में डाल दिया। फिर देखा जैसे वो सोल वर्म उस ट्रू इनहेरिटेंस की रोशनी वाली लैंप की तरफ उड़ने लगा। फेंगयुआन एक्साइटेड होकर कहता है और अनपैरेलल्ड ट्रू इनहेरिटेंस ऑर्डिनरी ट्रू इनहेरिटेंस से कहीं ज़्यादा पावरफुल होती है। देखना है इसमें ऐसा क्या स्पेशल मिलेगा। वो बड़े होप के साथ वेट कर रहा था, लेकिन फिर एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई। जैसे ही बिग सोल वॉर्म उस रोशनी लैंप के करीब गया, फेंगयुआन ने फील किया कि उसका जो कनेक्शन उस वॉर्म के साथ धीरे-धीरे वीक हो रहा है। और जब वो लैंप से लगभग 300 स्टेप दूर था, तभी फेंगयुआन का कनेक्शन उस सोल वॉर्म से कंप्लीटली ब्रेक हो गया। फेंगयुआन शॉक में कहता है, "ये ये सीन क्या है?" वो अनपैरेलल्ड ट्रू इनहेरिटेंस अब भी आराम से अपने ऑर्बिट में घूम रही थी और वो बिग सोल वर्म बिल्कुल स्टिल हो गया था। ना तो वो डेड लग रहा था, ना तो वो एक्टिव था। चाहे फैंगमैन कितनी भी कमांड दे, वो हिल तक नहीं रहा था। एक तरीके से जाम हो गया भाई वो। मोया सरप्राइज़ टोन में कहती है, "ये अनपैरेलल्ड ट्रू इनहेरिटेंस नॉर्मल नहीं लगती, थोड़ा केयरफुल हो जाओ।" फैंगमैन अलर्ट्स होके उस बिग सोल वर्म के पास गया। उसने उसे उठाया और ध्यान से एग्ज़ामिन किया। किसी भी तरह का इंजरी उस वर्म पे नहीं था, लेकिन जो विल उसमें डाला गया था, वो कंप्लीटली गायब हो चुका था। ये बिग सोल वर्म रैंक 2 का गू था, जिसका वाइल्ड विल पहले ही फेंगयुआन रिफाइन कर चुका था और तब उसने फेंगयुआन की रिफाइंड विल थी, जो स्पेशल विल गू से बनाई गई थी, जिसे वो नॉर्मली इजीली कंट्रोल कर लेता था, जैसे फिंगर मूव कर रहा हो वैसे। लेकिन अब वो विल का नामो-निशान तक नहीं था। वर्म बिल्कुल ओनरलेस बन गया था। अब कोई भी थोड़ी-सी विल डालकर उसे इंस्टेंटली रिफाइन कर सकता था। इसी वजह से फेंगयुआन चाहे जितना भी ट्राई कर ले, उस वर्म पे उसका कोई कंट्रोल नहीं था। पहले मतलब पहली बार जब उसने विल से ट्रू इनहेरिटेंस को टेस्ट किया था, तो वो हर बार सक्सेसफुल रहा था। ये मेथड ऑलरेडी प्रूवन था, लेकिन अब बिना इनहेरिटेंस को प्रॉपर्ली टेस्ट किए ये फेल हो गया। फेंगयुआन के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर इस अनपैरेलल्ड ट्रू इनहेरिटेंस में ऐसा क्या छुपा है जो उसकी विल को पूरा क्लीन कर दिया? मोया सडनली याद आया और उस टोन में वो कहती है, "हाँ, हाँ, मुझे याद आया। ये तो ये वही वाली इनहेरिटेंस है।" मोया ने एक एकदम खतरनाक छेड़ भरी आवाज़ में ऐसे बोला और हँसी के साथ कहती है, "किड, ये बताऊँ? तू तो लकी है या अनलकी, मुझे नहीं पता। अनपैरेलल्ड इनहेरिटेंस ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कम भी नहीं होती, पर जो तूने पकड़ी है ना, वो सबसे स्पेशल है, सबसे ज़्यादा।" फेंगयुआन शांत एक्सप्रेशन के साथ कहता है, "ज़रा बता डिटेल से।" मोया सॉफ्टली हँसी के साथ कहती है, "मैंने इस इनहेरिटेंस को पहले देखा है। इसने मुझे काफ़ी गहरा इम्पैक्ट दिया था। तब भी मुझे इसके पास जाने में बहुत एफर्ट लगा था। हा, 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 हा। इसके अंदर एक रैंक 7 का इमॉर्टल गु है, जो जायंट सन इमॉर्टल वंडरेबल ने खुद रिफाइन किया था और नाम है ह्यूमन क्यूआई गु। इसकी एबिलिटी बहुत ही मिस्टीरियस है, स्ट्रेंज भी कह सकते हैं। मुझे भी पूरा जानने में बहुत कुछ खर्च करना पड़ा था। यही वो है।" मोयाओ याद करती है, "एक रैंक 7 की गु इमॉर्टल जब जिंदा थी, स्पिरिट एफिनिटी हाउस की एक फेरी, बहुत ही फियरसम नाम वाली, उसने इसको टेस्ट किया था और वो यहाँ पे बता रही थी ये सब। और जब उसको भी ये इनहेरिटेंस के पास पहुँचने का कुछ मिला था, तो उसे बहुत कुछ काम करना पड़ा था। तो फेंगयुआन भी अभी तो मॉर्टल था, ऑब्वियसली उसे तो फेलियर एक्सपेक्टेड था, लेकिन यहाँ बड़ी बात ये थी कि इस लौंडिया को भी थोड़ा बहुत दिक्कत हुई थी।" फेंगयुआन सोचते हुए कहता है, "ह्यूमन क्यूआई को।" उसके दिमाग में कुछ एक क्लिक हुआ। फेंगयुआन कहता है, "क्या इसका कुछ रिलेशन है इमॉर्टल एक्सेशंस के
3 क्यूआई एलिमेंट से। मोयाओ एकदम कहती है, लड़के, बिल्कुल सही सोचा तूने। मोया एक्सप्लेन करते हुए कहती है, गो इमॉर्टल बनने के प्रोसेस में 3 मेन क्यूआई होते हैं, हेवन क्यूआई, अर्थ क्यूआई और ह्यूमन क्यूआई। जब कोई गू मास्टर इमॉर्टल बनता है तो उसे अपना प्राइमेसी पूरी तरह तोड़ना पड़ता है और हेवन क्यूआई और अर्थ क्यूआई को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। जितना ज़्यादा हेवन और अर्थ क्यूआई ले पाए उतना ज़्यादा चांस होता है सक्सेस होने का। लेकिन एक लिमिट होती है, इन दोनों का एक लिमिट होता है। ह्यूमन क्यूआई की लेवल के बराबर होनी चाहिए, यानी जो ह्यूमन क्यूआई है उसके लेवल की सारी होनी चाहिए, तभी होगा कुछ। मोया और डिटेल में कहती है, ह्यूमन क्यूआई गू मास्टर के अपने सारे एक्यूमुलेशन के रिजल्ट होती है। उनकी बैटल स्ट्रेंथ, बॉडी की टफनेस, सोल की डेप्थ, गो वॉर्म की अंडरस्टैंडिंग, हेवन एंड अर्थ के रूल का ज्ञान, खुद की नेचर और अवेयरनेस, सारे लक, टैलेंट, एप्टीट्यूड, डेस्टिनी, एक्सपीरियंस सब मिला के ह्यूमन क्यूआई बनाता है। मोयाओ कहती है, जितना ज़्यादा एक्यूमुलेट किया हो उतना ज़्यादा ह्यूमन क्यूआई, और जितना ज़्यादा ह्यूमन क्यूआई उतना ज़्यादा हेवन एंड अर्थ की क्यूआई एब्जॉर्ब कर सकते हो। यानी ह्यूमन क्यूआई एक ऐसा, मान लो एक ऐसा थैला, एक ऐसा कटोरा, वो कटोरे का साइज़ तुम पे डिपेंड करता है, तुम कितने स्मार्ट, इंटेलिजेंट, डेस्टिनी, एक्सपीरियंस, अवेयरनेस, हेल्थ, कुछ भी जो तुम्हारे पास है, जो भी पूरी ज़िंदगी में तुमने जो कुछ किया, देखा, करा, सोचा, जो भी है, वो तुम्हारा एक कटोरा बन जाएगा। और वो जो कटोरा है, वो कटोरे का साइज़ तुम्हारे इसी एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा, तुम्हारी पूरी लाइफ़ पे डिपेंड करेगा उस कटोरे का साइज़ क्या है। और उस कटोरे के अंदर तुम फिर जितना साइज़ होगा उतना ही हेवन एंड अर्थ की क्वाई एब्ज़ॉर्ब कर सकते हो और सक्सेस का चांस बढ़ा सकते हो, क्योंकि जितना बड़ा कटोरा उतना ज़्यादा हेवन एंड अर्थ की क्वाई, और जितना ज़्यादा हेवन एंड अर्थ की क्वाई उतना ज़्यादा चांस इमॉर्टल बनने का। मोया सीरियस होके कहती है, ये है ह्यूमन क्यूआई गू का मतलब मेन पर्पस। दूसरे लोगों की ह्यूमन क्यूआई को एब्जॉर्ब करना, उसे प्यूरिफाई करना और खुद में ऐड कर लेना। जब तू गू इमॉर्टल बन रहा हो, इससे तेरी सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्लस फाउंडेशन और पोटेंशियल भी डीप हो जाता है। एक तरीके से तुम्हारे कटोरे का साइज़ बढ़ जाएगा, और कटोरे का साइज़ बढ़ाने का यही बेस्ट तरीका है, क्योंकि अगर ये रैंक 7 का गू तुम्हें मिल गया जो इस इनहेरिटेंस के अंदर है, तो वो कटोरे का साइज़ तुम्हें बढ़ा देगा। ये बिल्कुल ब्लड स्कल गू की तरह लग रहा है जो तुम्हारे एप्टीट्यूड को बढ़ाता है ना खतरनाक? ब्लड स्कल गू तो भाई खतरनाक है भाई, वो तो क्या बोले, एप्टीट्यूड बढ़ाता है। लेकिन ये वाला भी कम नहीं है, ये वाला तुम्हारा पोटेंशियल डीप कर देगा, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर देगा, साथ में तुम्हें इमॉर्टल बनने का चांस भी बढ़ा देगा। ऊपर से इमॉर्टल बनने के बाद तुम्हारे आगे के लेवल अप करना, क्योंकि रैंक 6 के बाद रैंक 7, 8, 9 आता है, इन सब में भी तो अपडेट करना होगा। उन सबके अपग्रेडेड वर्जन पाने के लिए, उस सब में जाने के लिए भाई तुम्हें चाहिए और बड़ा कटोरा। तो वो कटोरा कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा। पेंगुइन इम्प्रेस्ड होके कहता है, वाह! इसी इमॉर्टल गू मतलब ऐसा इमॉर्टल गू भी हो सकता है, ये क्या आइडिया था, खतरनाक। रियलिटी ये थी कि हमें हिस्ट्री में गू इमॉर्टल की संख्या हमेशा बहुत कम रही है। गू इमॉर्टल बनने का प्रोसेस इतना डिफिकल्ट था कि हज़ारों रैंक 5 के गू मास्टर में सिर्फ एक ही होता है जो सक्सेस हो पाता है, और इस डिफिकल्टी प्रोसेस में मेन की था गू मास्टर की अपनी एक्यूमुलेशन। जिन मास्टर का एक्यूमुलेशन वीक होता है, वो जब इमॉर्टल बनने का ट्राई करते हैं तो उनकी ह्यूमन क्यूआई कम होती है, लेकिन हेवन और अर्थ क्यूआई हाई होती है, तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। उस इम्बैलेंस की वजह से हेवन और अर्थ क्यूआई और ह्यूमन क्यूआई का कंज्यूम कर लेती है और वो मास्टर वही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर किसी के पास ह्यूमन क्यूआई गू हो तो ये पूरा रिस्क एलिमिनेट हो जाता है, और दूसरों से ह्यूमन क्यूआई कलेक्ट करना, प्यूरिफाई करना और खुद के अंदर स्टोर कर लेना, मतलब अगर खुद का एक्यूमुलेशन कम भी हो तो भी सक्सेसफुली तुम इमॉर्टल बन सकते हो। ये गू लिटरली गू इमॉर्टल की नंबर्स को बूस्ट कर सकता है, यानी दुनिया में गू इमॉर्टल्स बढ़ा सकता है अगर ये गू मिल जाए तो। और जब किसी रीजन में गो इमॉर्टल्स बढ़ते हैं तो ऑब्वियस है उस रीजन की पावर ही लेवल स्काई रॉकेट हो जाता है। यानी यहाँ पे 5 रीजन्स हैं, और 5 रीजन्स के अंदर जितने भी इमॉर्टल्स हैं वही पावर डिसाइड करते हैं रीजन्स की। लेकिन सोचो, ब्लड स्कल गू प्लस ये वाला गू खतरनाक कॉम्बिनेशन है, दुनिया खत्म कर देंगे भाई ये तो। लेकिन ये जो मैन क्यूआई इमॉर्टल गो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन रैंक 7 का, जो कि इस वक्त के स्प्रिंग ऑटम सिगार्डा से भी एक लेवल ऊपर था। फैंगवान अभी एक मॉर्टल था, उसके बॉडी में क्यूआई इमॉर्टल गू की पावर को हैंडल करने की पावर, तो मतलब हैंडल करने का कुछ वो था नहीं। उसकी विल तो मैन क्यूआई इमॉर्टल गू ने तभी निगल ली थी जब वो उसके पास जा भी नहीं पाया था। उस विल को प्योरीफाई करके एक छोटी सी मैन क्यूआई में बदल दिया गया था और स्टोर कर लिया गया था। अगर मोयाओ ने ये इन्फो नहीं दी होती तो फैंगवान अभी भी अंधेरे में भटक रहा होता और उसे पता भी नहीं चलता कि हुआ क्या। फैंगवान कहता है, मैन क्यूआई वो डेफिनेटली ऑसम है, बट ये मेरे काम का नहीं। अरे भाई क्या बोले, इसने 3-3 इतने खतरनाक खतरनाक इनहेरिटेंस को कह दिया मेरे काम का नहीं। उसने एक लास्ट टाइम उस जलती हुई सफ़ेद रोशनी के एकदम गुब्बारे को देखा और रिग्रेट भरी नज़र डाली, फिर एक
हल्की-सी देखा और फिर बिना किसी हेजिटेशन के दूसरी डायरेक्शन में चला गया। मैन क्यूआई गू का लेवल इतना हाई था कि फेंगयुआन उसको कंट्रोल करने लायक ही नहीं था। सब जीवों की जो आत्मा होती है, गू हेवन और अर्थ का एसेंस होती है। गू मास्टर के लिए गू सिर्फ टूल्स होते हैं, लेकिन मैन क्यूआई इमॉर्टल गू इतना पावरफुल था कि अगर वो एक आइस ब्लेड होता, तो फेंगयुआन एक बेबी जैसा होता। वो उस आइस ब्लेड के ठंडे ऑरा से ही जम जाता, पकड़ने की तो दूर की बात है। वरना इसमें हमेशा एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि तुम एक बेबी हो और सामने तुम्हें एक तलवार दी जाए तो तुम खुद ही कट जाओगे। बताया जाता है ना कि तुम इमॉर्टल को कंट्रोल कैसे करोगे अगर एक मॉर्टल होगे, यही एग्ज़ाम्पल देते हैं। लेकिन यहाँ पे उससे भी खतरनाक एग्ज़ाम्पल दे दिया कि तुम्हारे हाथ में आइस ब्लेड की तलवार है और तुम एक बेबी हो, तो तुम पकड़ोगे क्या? पहली बात तो तुम जम ही जाओगे जब पास जाओगे तो। तो वहीं पे खत्म तुम्हारा खेल। फेंगयुआन कहता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैन क्यूआई इमॉर्टल गू का यूज़ कर ही नहीं सकता हूँ मैं। जब तक मैं इमॉर्टल हूँ, तब तक मुझे इमॉर्टल बनने के लिए ब्रेक थ्रू करना होगा। उससे पहले मैन क्यूआई गू हैंडल कर ही नहीं सकता। और अगर मैं ये जो गू है, मैं इमॉर्टल बन गया और फिर मुझे क्यूआई गू की ज़रूरत ही क्या है दूसरों की मदद करने के लिए। ये सही बात है वैसे। और मैन क्यूआई इमॉर्टल गू एक लोन वुल्फ जैसा है, फेंगयुआन के लिए सूटेबल ही नहीं था। ये सिर्फ़ उन्हीं बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन पे काम आता है। अनलेस फेंगयुआन अपनी खुद की फ़ोर्स बना ले तभी इस पे काम आएगा। वो धीरे-धीरे ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन में फ्लाई करता रहा। थोड़ा समय गुज़रने के बाद फेंगयुआन को कुछ रियलाइज़ेशन हुआ। उसने एक छोटी-सी पॉज़ के बाद बोला, "मोयाओ, मुझे अब वो डेंजर समझ आया जो तुम कह रही थी।" मोयाओ हल्की सी हँसी के साथ कहती है, "हा हा हा हा, मुझे पता था तुम समझ जाओगे। जब भी कोई गू मास्टर इस ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन में एंटर करता है, जितना ज़्यादा वो किसी ट्रू इनहेरिटेंस के कॉन्टैक्ट में आता है या जितना ज़्यादा टाइम यहाँ बीतता है, उतनी ही फ़ास्ट ये ट्रू इनहेरिटेंस मूव करने लगती है। जैसे वो गू मास्टर के फ़ोर्स कर रहे हो कि जल्दी से एक इनहेरिटेंस चूज़ करो। एंड में तो ये इनहेरिटेंस इतनी फ़ास्ट मूव करती है जैसे मतलब मीटियोर्स। गो मास्टर के लिए उन्हें पकड़ना इम्पॉसिबल हो जाता है और इसी वजह से उनकी जान भी जा सकती है। अगर घुस गए तो छेद ही कर देंगे तुम्हारे अंदर। थोड़ा रुकने के बाद मोयाओ दोबारा से कंटिन्यू करते हुए कहती है, और ये लाइफ डेंजर ट्रू इनहेरिटेंस से ही होता है। जैसे तुमने अभी अनपैरेलल ट्रू इनहेरिटेंस देखा, तुम्हारी विल उसके पास पहुँचती भी नहीं और मैन क्यूआई इमॉर्टल गू ने उसे रिफाइन करके मैन क्यूआई ही बना दिया। अब सोचो अगर वो तुमसे मीटियोर की स्पीड से टकरा गया, तुम्हें तो डॉज करने का टाइम भी नहीं मिलेगा और तुम्हारा क्या होगा? बिल्कुल, तुम्हारे अंदर छेद हो जाएगा। पेंगुइन ने हल्की-सी हँसी के साथ ऐसे बोला, उसके दिमाग में थोड़ा चीज़ें आ चुकी थी। अगर एक मॉर्टल बॉडी उस जलती सफ़ेद रोशनी के लैंप से टकराए, तो चाहे बॉडी हो या सोल, विल हो या कुछ भी, तुम तो तुरंत ही उसमें डिसॉल्व हो जाओगे। मोयाओ कहती है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, तुम अभी बहुत कमज़ोर हो, सिर्फ़ एक मॉर्टल हो। ऑर्डिनरी ट्रू इनहेरिटेंस के टेस्ट भी तुम्हारे लिए मुश्किल हैं और अनपैरेलल्ड ट्रू इनहेरिटेंस तो और भी ट्रिकी होते हैं। और सुनो, अनपैरेलल्ड ट्रू इनहेरिटेंस से भी ऊपर एक लेवल होता है जिसे कहते हैं सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस। फैंगवान शॉक में कहता है, क्या? सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस? मोयाओ एकदम खतरनाक सीरियस टोन में कहती है, इस पूरे ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन में सिर्फ 3 सुप्रीम इनहेरिटेंस है। उसकी आवाज़ में इमोशन थे, जैसे वो अपने पुराने दिनों को याद में खोई हो। मोयाओ कहती है, एक मॉर्टल के लिए इन 3 सुप्रीम इनहेरिटेंस को पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अनपैरेलल्ड ट्रू इनहेरिटेंस का लेवल ही इतना डिफ़िकल्ट है और उसके ऊपर तो इंपीरियल कोड ब्लेस लैंड यानी गो इमॉर्टल के एंटर करना भी अलाउड नहीं है। यही वजह है कि 88 ट्रुआंग बिल्डिंग इतने सालों से मजबूती से खड़ा है, क्योंकि इनके 88 ट्रू इनहेरिटेंस में से आधे से ज़्यादा तो अभी भी बाकी हैं। पेंगुइन ने ध्यान से सोचा और मोयाओ की बात को एक्सेप्ट किया। ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन में एंटर करना बहुत ही बड़ी चैलेंज वाली बात है और अपॉर्चुनिटी भी रेयर होती है। सबसे पहले हर 10 साल में होने वाला इंपीरियल कोड कॉन्टेस्ट का विनर बनना पड़ता है। उसके बाद 88 रैंक बिल्डिंग के कम से कम 10 फ्लोर कंप्लीट करने होते हैं और फिर भी अंदर जाके ट्रू इनहेरिटेंस का टेस्ट क्लियर पढ़ना पड़ता है। मतलब हर 10 साल में सिर्फ एक इंसान जो पूरे नॉर्थर्न प्लैन्स के सब हीरोज़ में सबसे बेस्ट है, वही ओनर टोकन ले सकता है। और सिर्फ ओनर टोकन होने से भी काम नहीं चलेगा, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग फोर्स भी होनी चाहिए, जिसका ज़्यादा डैमेज कॉन्टेस्ट में आया हुआ हो। उसके साथ काफ़ी स्किल्ड एक्सपर्ट भी होने चाहिए। उसकी टीम में मल्टीपल पाथ्स का नॉलेज होना चाहिए, तभी वो 10 फ्लोर क्लियर कर पाएगा। अगर किसी तरह वो अंदर पहुँच भी जाए, तो ट्रू इनहेरिटेंस का टेस्ट उसमें से और भी लोगों को एलिमिनेट कर देगा। टेस्ट बहुत ज़्यादा टफ होता है। फेंगयुआन जैसे रिबॉर्न मॉन्स्टर को भी प्रॉब्लम हुई थी इसमें, तो नॉर्मल लोगों को तो हटा ही दो, उनका तो सोचो ही मत। और सबसे अजीब बात, अगर वो टेस्ट क्लियर कर भी ले, तो क्या वो ट्रू इनहेरिटेंस उसके लिए सूटेबल होगा? ज़रूरी नहीं है।
जो लोग इस स्टेज तक पहुँचते हैं वो ऑलरेडी टॉप टायर होते हैं। उनका माइंडसेट नेचुरली एम्बिशियस होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं और जब तक उनके पास डिसीज़न लेने का टाइम होता है, तब तक ये इनहेरिटेंस इतनी फ़ास्ट हो जाती है कि उन्हें रिग्रेट का भी टाइम नहीं मिलता। और कौन कह सकता है, शायद वही बंदा यहाँ पे मर भी जाए, हो भी सकता है। वो यहाँ पे वार्निंग टोन में कहती है, ट्रू इनहेरिटेंस की फ्लाइंग स्पीड फ़ास्ट हो रही है, तुम्हारे पास सिर्फ़ एक और चांस बचा है। जो भी ट्रू इनहेरिटेंस मिले उसे तुरंत ले लो और निकल जाओ, नहीं तो समझो। तभी यहाँ पे कहते हैं डेंजर है, भागो। फ्रैंकी ने तुरंत पीछे एकदम मुड़ के देखा, एक ट्रू इनहेरिटेंस उसके तरफ तेज से स्पीड से आ रहा था। अडल्ट इंसान के साइज़ का था, हर तरह से मिस्टीरियस कलर से चमक रहा था। शेड्यूल डोमेन के अंधेरे में उसके पीछे एक लंबी सी रोशनी की बर्निंग टेल थी, एक शूटिंग स्टार की तरह आगे आ रहा था। एक बड़े बाउल साइज़ का लाइट लैंप होता था और एक ऑर्डिनरी ट्रू इनहेरिटेंस जैसा लग रहा था, बेसिन साइज़ का होता है, अनपैरेलल्ड ट्रू इनहेरिटेंस होता है। यानी यहाँ पे बताया जा रहा था कि वो देखने में तो ऑर्डिनरी लग रहा था और यहाँ पे हमें बताया भी जाता है कि ऑर्डिनरी होता कैसा है। जो एक बड़े बॉल साइज़ का होगा वो ऑर्डिनरी होगा और जो एक बेसिन्स के साइज़ वो होगा। बेसिन या मान लो जो तुम्हारे देखा ही होगा यार तुमने, बेसिन तो पता ही होगा, मैं कैसे बताऊँ तुम्हें। बड़ा बॉल मान लो, बड़ा बाउल, ठीक है? तो फिर अडल्ट इंसान के साइज़ का लैंप क्या होगा? हो सकता है कि ये सुप्रीम इनहेरिटेंस हो। फैंगमैन के दिमाग में तुरंत एक नाम लाइटनिंग जैसा आया। क्या? क्या मेरी साइज़ का जो मतलब मेरी तरफ जो आ रहा है, दूर से देखने में उसे लग रहा था ऑर्डिनरी है। थोड़ा और पास आया तो ऐसा लग रहा है अनपैरेलल्ड है क्योंकि थोड़ा बड़ा था। फिर जैसे ही वो और पास आया तब उसे लग रहा है नहीं, नहीं ये तो कुछ खतरनाक है। उसके मन में एक नाम आया, वो था सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस। और पूरे ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन में सिर्फ़ 3 ही सुप्रीम इनहेरिटेंस हैं और उनमें से एक सीधा फेंगयुआन की तरफ आ रही थी। ऑफ़ कोर्स उसे प्यार करने तो नहीं आ रही है, छेदने आ रही है, मतलब छेद ही देगी अंदर से। अब देखते हैं क्या होता है। सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस यहाँ पे दिखाया गया भाई। फेंगयुआन की आँखों की पुतलियाँ एकदम फट चुकी थी भाई, एकदम नज़र तो हट ही नहीं रही थी, एकदम ऐसा लग रहा बाहर ही आ जाएँगी। क्योंकि उसके ठीक सामने भाई सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस आ रही थी। जब वो ट्रू इनहेरिटेंस वाली लाइट लैंप अभी 1000 कदम दूर थी, तभी फेंगयुआन उसकी पावरफुल ऑरा को महसूस कर चुका था। ये फीलिंग अलग ही लेवल की थी, ना ऑर्डिनरी ट्रू इनहेरिटेंस में थी, ना ही अनपैरेलल्ड वंस में थी। उस ऑरा के इफ़ेक्ट में फेंगयुआन के दिमाग में रैंडम थॉट्स इकट्ठा होने लगे थे, जैसे सोचने की स्पीड फुल टर्बो मोड में चली गई हो। पुरानी यादें, छुपी हुई मेमोरीज़ सब फ्लैशबैक मोड में आ गई थी। अगर नॉर्मली उसका दिमाग एक शांत गहरे पॉन्ड होता है, तो अभी ये उस पॉन्ड के अंदर ऐसा मान लो भाई वाटरफॉल बन गया हो, क्योंकि बहुत खतरनाक सोच रहा था वो। वेव्स पे वेव्स, दिमाग तो एकदम फुल एकदम फटने जैसा हो गया हो, क्योंकि एकदम सोचे जा रहा था। ये एक्सपीरियंस इतना नेक्स्ट लेवल था कि फेंगयुआन एग्ज़ैक्ट वर्ड में भी ढूँढ नहीं पाया कि कैसे इस चीज़ को डिस्क्राइब किया जाए। उसके अंदर छुपी यादें एक-एक करके उभरने लगी, जैसे उनके ऊपर जो धूल थी वो हट गई हो। सब कुछ रियल और क्लियर दिख रहा था। इंस्पिरेशनल फ्लैशेस उसके माइंड में आ रहे थे, कंटीन्यूअसली आ रहे थे। हर तरह के नए क्रिएटिव आइडिया उसके दिमाग में फ्लड की तरह अंदर घुस रहे थे। कल्टीवेशन से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूज़न, कुछ डाउट्स सब कुछ आ रहे थे और सॉल्व भी हो रहे थे। और सबसे ज़बरदस्त बात, ये स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमैटिकली उसके अंदर जाग गया था। जैसे दुनिया उसकी मुट्ठी में हो, जैसे कोई भी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर चुका हो, या नहीं सॉल्व कर सकता हो, या हर चीज़ को बस मतलब हर चीज़ सॉल्व हो सकती है उससे। ये एक ऐसी पावर थी जो इंसान के अंदर एडिक्ट कर दे, उसको बना दे। मोया एकदम चिल्लाई, "लड़के जल्दी हट जा! मुझे पता है ये फीलिंग कितनी खतरनाक है, पर अगर ज़िंदा रहना चाहता है तो खुद पे कंट्रोल रख, जल्दी से अपना हाल देख।" उस आवाज़ ने फेंगयुआन को झटके में होश में ला दिया। उसने जैसे ही खुद पे नज़र डाली, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बस कुछ ही सेकंड में उसका बॉडी वीक और थका लगने लगा। जो फ़ॉरहेड पे शाइन थी, अब वो व्रिंकल्स में बदल गई थी। मज़बूत बाजुएँ अब ओल्ड हो चुकी थी और जैसे एकदम धीरे-धीरे वो कमज़ोर होता जा रहा हो। अगर मो यान उसे सही टाइम पे अलर्ट ना किया होता, तो शायद फेंगयुआन भाई क्या बोले, उसके तो कुछ खतरनाक ही हो जाता। फेंगयुआन शॉक में कहता है, ये क्या है? ये तो उसके दिमाग में एक शॉकिंग आइडिया फ्लैश हुआ। उसने तुरंत अपना मूवमेंट गू यूज़ किया और तेज़ी से पीछे हटा। ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन में गू वॉर्म का यूज़ अलाउड था। वो सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस फेंगयुआन को चेस नहीं कर रही थी, बस अपने रास्ते पे आगे एकदम उड़ती जा रही थी। फेंगयुआन ने उसे काफ़ी डिस्टेंस बनाया था और फिर दूर से उस फ्लाइंग सुप्रीम इनहेरिटेंस को देखा। वो डार्क स्पेस को चीरते हुए जा रही थी। फेंगयुआन की आँखों में हॉरर था। सिर्फ़ एक सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस की ऑरा ने मुझे ऑलमोस्ट मार दिया था। तो सोचो इसका टेस्ट कितना क्रेज़ी होगा। वो ह्यूमन क्यूआई गू एक अनपैरेलल्ड ट्रू इनहेरिटेंस के पास भी नहीं जा पाया था।
यानी वो जो मैन क्यूआई या ह्यूमन क्यूआई कुछ भी खोलो कह लो उसके पास तो वो जा नहीं पाया था। तो सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस का तो क्या बोले यहाँ पे तो सवाल ही नहीं है, जवाब भी नहीं है। उसके करीब जाना तो छोड़ो, उसके पास आते ही उसकी जो ऑरा ने उसकी जान ही ले ली थी। बिल्कुल जैसे मोयाओ ने कहा था, फेंगयुआन अभी एक मॉडल था, काफी ज्यादा वीक। ये इनहेरिटेंस अनडाउटली टॉप टायर था, उसके पास उसको संभालने की ताकत ही नहीं थी। जैसे एक बी अगर एक फीस्ट साइज हनी ड्रॉप ले जाने की कोशिश करे तो वो भाई उसमें ही डूब के मर जाएगी। फेंगयुआन ने ऑलमोस्ट कंफर्म टोन में बोला था, इस सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस का काम मतलब कम से कम जो लेवल होगा या इसका जो काम होगा करीबन करीबन कोई लेजेंडरी गु इसके अंदर होगा जो इतनी खतरनाक ऑरा ला रहा है। बट ये आंसर इतना शॉकिंग था कि उसका दिल मानता ही नहीं था। मोयाओ हंसी के साथ कहती है, लड़के तूने बिल्कुल सही गैस किया है, मुझे भी उस वक्त यकीन नहीं हुआ था, पर सच तुम्हारे सामने है, अब तो मानना ही पड़ेगा। हाँ, सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस में जो इमॉर्टल गु है वो है लेजेंड रैंक 9 विजडम गु। फाइनली भाई तो जिंदा हो चुके हैं। विज़डम गू कमीना गू है एक नंबर का ये। क्या बोले, विज़डम गू इसका ज़िक्र रेंज़ो की कहानी में हुआ था। ये एक रैंक 9 का इमॉर्टल गू था जो गू मास्टर को एंडलेस विज़डम दे सकता था, लेकिन इसको यूज़ करने का प्राइस बहुत ही हैवी था। रेंज़ो की लेजेंड्स में क्लियरली लिखा था कि रेंज़ो और डेसोलेट एशियन मून को अपनी मिडल एज सैक्रिफाइस करनी पड़ी थी इस गू को हेल्प लेने के लिए। मतलब विज़डम गू का मतलब होता है अपनी लाइफ स्पैन को सैक्रिफाइस करना। फेंगयुआन ने उसके पास जाने की भी कोशिश नहीं की थी और फिर उसकी जो लाइफ स्पैन तेजी से गिर गई थी। व्रिंकल्स तक आ गए थे उसकी बॉडी पर। कुछ सेकंड में वो ओल्ड रंग लेने लगा था। फेंगयुआन के लिए तो विजडम गो एक रियल लाइफ का डेथ गॉड था। फेंगयुआन ने सीरियस होकर कहा, मैं तो सोच भी नहीं सकता कैसे जायंट्स एंड इमॉर्टल वल्नरेबल ने इसे उस टाइम एक्वायर किया होगा। और उसे मतलब और भी ज़्यादा बड़ी बात तो ये है, क्या चीज़ उस टाइम मतलब उसे मतलब यूज़ करके उसने इस चीज़ को सील करा। अब समझ में आता है कि क्यों जायंट्स एंड इमॉर्टल वल्नरेबल ने इतने सारे लाइफ स्पैन एक्सटेंडेड मेथड्स डेवलप करने मतलब का सोचा होगा और फिर बाद में किए भी। उसने डेफ़िनेटली विज़डम गू का काफ़ी यूज़ किया होगा, तब जाके उसने ये सब करा और फिर बाद में आगे लोगों के लिए छोड़ भी दिया। यानी समझ रहे हो? तभी तो वो इतना खतरनाक बंदा था, विज़डम गू था उसके पास। मोयाओ ने ऐसे देखा, वो कहती है, मुझे लगता है जायंट्स एंड इमॉर्टल वल्नरेबल ने विज़डम गू सिर्फ़ एक रीज़न के लिए यूज़ किया था, लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए। बट जितना ज़्यादा उसने विज़डम गू का यूज़ करा, उसकी लाइफ स्पैन उतनी ही छोटी होती गई और एंड में उसे वो सॉल्यूशन भी नहीं मिला जो वो ढूँढ रहा था। हिस्ट्री के हिसाब से जायंट्स एंड इमॉर्टल वल्नरेबल ने 8000 साल तक ज़िंदा रह के डेथ को फेस किया था। 8000 साल काफ़ी बड़ा नंबर था। रैंक 9 वल्नरेबल में ये मिड टू टॉप लेवल का लाइफ स्पैन माना जाता था। प्रिमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वल्नरेबल सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन वाला था, 25,000 साल ज़िंदा रहा था। अरे भाई साहब 25,000 साल। और सबसे कम लाइफ स्पैन वाला था रेड लोटस डीमन वल्नरेबल, सिर्फ 3,000 साल। बाकी के वल्नरेबल्स एवरेज 7 से 8,000 साल ही ज़िंदा रहते थे। फेंगयुआन ने अच्छे से देखा था और उसके मन के अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें आ रही थी। ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन में 3 सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस है। बताओ बाकी 2 कैसा है? मैं उन्हें भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मोयाओ ने उसकी टोन में कुछ गलत नोटिस किया और जल्दी से समझने लगी। लड़के बेवकूफ़ मतलब बेवकूफ़ी तो मत कर। जल्दी से एक ऑर्डिनरी ट्रू इनहेरिटेंस ले और यहाँ से निकल। तेरे पास 10 एज ओनर टोकन है। तू सिर्फ एक ऑर्डिनरी ट्रू इनहेरिटेंस ले सकता है। चाहे तू अनपैरेलल ट्रू इनहेरिटेंस का टेस्ट पास भी कर ले, तू उन्हें भी ले नहीं सकता। सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस तो दूर की बात है, वहाँ का क्या सोच रहा है? तेरा वीक मॉर्टल बॉडी तो उसकी ऑरा तक हैंडल नहीं कर सकता। फेंगयुआन ने ज़ोर से हँसी मारी। तेरी जो ये वर्ड्स है ना, मुझे और एक्साइटेड कर रहे हैं। ये अपॉर्च्युनिटी इतनी रेयर है, अगर इस बार मिस किया तो शायद कभी दोबारा ना मिले। मोयाओ चिल्ला उठ रही, कहती है, पागल, क्या तू पागल हो गया है? तुझे पता भी है सिर्फ कुछ सेकंड पहले उसने तेरे कम से कम 2 साल की ज़िंदगी बस इतनी दूर था, सच में वो चीज़ इतनी दूर थी ना, फिर भी फेंगयुआन की 2 साल की ज़िंदगी चली गई। तो यहाँ पे चिल्ला के ये बंदी कह रही है कि तेरी 2 साल की ज़िंदगी लूज़ करती, अगर तू ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा है ना और ट्रू इनहेरिटेंस मीटियोर स्पीड से अगर तेरे से टकरा गया, तो तू तो कुछ पा तो पाए, उससे पहले तो तेरी जान ही खो बैठेगा तू, सोच ले। ये सब सुनने के बाद भी फेंगयुआन बिना हिले बस हंसे जा रहा था। वो कंटिन्यूअसली एकदम घूमता रहा और जब भी उसने ऑर्डिनरी या अनपैरेलल ट्रू इनहेरिटेंस देखती तो वो उसे दूर से ही घूम जाता, उनको लेने का इरादा ही नहीं रखता। मोयाओ का विल और ज़्यादा एंजाइटी में आ गया। मोयाओ कहती है, पागल हो गए हो क्या? हे भगवान, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? इतनी सारी ट्रू इनहेरिटेंस को सिर्फ देखने के लिए जाने दे रहे हो? तुम बेवकूफ़ हो। अगर मर गए तो मैं क्या करूँगी? वाटर पवेलियन का क्या होगा?
सिंपल सी बात है भाई, ये लौंडिया फेंगवान की चाह नहीं रख रही कि फेंगवान ज़िंदा रहे, ये चाह रख रही है कि वाटर पवेलियन वापस कर दे ये स्पिरिट एफिनिटी हाउस को बस, जो कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर है। फेंगवान कहता है अगर मैं मर गया तो तुम्हारे ये विल भी नहीं टिक पाएगा, बट टेंशन मत ले, वाटर पवेलियन में तुम्हारा एक और विल बचा हुआ है, तुम किसी और को किस्मत वाले बंदे को अवेट कर सकती है और उनको ये इम्पोर्टेंट ज़िम्मेदारी दे सकती है। और मोया फिर से उसे समझने की कोशिश करती रही, लेकिन फेंगवान तो भाई अपनी ज़िद पर ही एकदम अड़ा रहा। वो कंटिन्यूअसली एक्सप्लोर करता रहा बिना रुके, और कुछ दिन बाद ट्रू इनहेरिटेंस की स्पीड बढ़ने लगी और वो और ज़्यादा डेंजरस हो गया। कई बार तो उसकी जान एकदम जाने-जाने से रह गई थी, हर बार वो मुश्किल से बच पाया था। पूरे वक़्त मोया उसे समझाती रही, लेकिन अब उसका फ्रस्ट्रेशन दिखने लग गया था, जैसे उसका दिमाग घूम गया हो। मोया कहती है लड़के, मैं हार गई, तू सच में ज़िंदा है, ठीक है, और ज़्यादा मत घूम, मैं तुझे बता देती हूँ, वो बाकी 2 के मतलब जो बचे हुए 2 हैं ना, वो हैं कहाँ? वो कहाँ पर हैं? मोया कहती है पहला एक लकपात की इनहेरिटेंस है, जिसे जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल ने बनाया था। अपने यूनिक लकपाथ अटेंडमेंट से वो दुनिया में अनबीटेबल बन गया था। दूसरा 88 रैंक बिल्डिंग का कंट्रोल राइट, ये ये टावर जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल ने लॉन्ग हेयर इंसेक्टर से मिलके बनाया था। ये एक रीजन के गू वॉर्म को एब्ज़ॉर्ब कर सकता था, जिसके पास ये हो, उसके पास गू रिसोर्स की कभी कमी नहीं होगी। वो सच में डेस्परेट थी। नॉर्मल कंडीशन में तो शायद ये सीक्रेट फेंगयुआन को बताती भी नहीं, चाहे वो पहुँचता भी। लेकिन अब उसे डर था कि कहीं फेंगयुआन ये स्टूपिड मूव करके यहाँ मर ना जाए। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। फेंगयुआन बस हल्का-सा हँसा, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, और फिर से वो निकल पड़ा। मतलब खुद वो ये नहीं कह रहा कि वो तुम मुझे बताओ, वो ये कह रहा है कि मैं देखूँगा जाके, मुझे खुद देखना है। कुछ और दिन बाद और गुज़र गए और अब ट्रू इनहेरिटेंस की फ्लाइंग स्पीड बर्ड्स की जैसी हो गई थी। 1-2 ट्रू इनहेरिटेंस को डॉज करना ईज़ी था, बट अब ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन छोटा होता जा रहा था। हर साइज़ की इनहेरिटेंस एक स्पेस में एकदम फ्लाई कर रही थी। हर एक कलरफुल लाइट की एकदम बहती हुई आगे बढ़ रही थी, और एक ऐसी जिसमें मतलब एक ऐसी वेब में थी जैसे फेंगयुआन बस मतलब बीच-बीच में बच रहा था। ऐसा मान लो जैसे एक स्पाइडर होता है ना, स्पाइडर का जाला तुमने देखा होगा, तो स्पाइडर के जाले के बीच में भी जो स्पेस होता है ना, उतनी-उतनी स्पेस में ये फेंगयुआन बच रहा है, और जो स्पाइडर का जाला जिस-जिस डायरेक्शन में होता है, उस डायरेक्शन में मान लो वो जो सीधा लाइन जा रही है, वो जाला जा रहा है, उस लाइन में ये जो इमॉर्टल गू है ना, वो एक तरीके से घूमे जा रहे हैं और फेंगयुआन बस उस गैप की वजह से बच रहा है। अभी ऐसा सीन चल रहा था। इस स्पेस में फेंगयुआन थोड़ा कंसंट्रेट से काम ले रहा था। 1 सेकंड भी केयरलेसनेस नहीं कर रहा था, वरना तो सीधा मौत हो जाती। मोया कहती है अब निकल जा यार, अब निकल जा, तू तो ऑर्डिनरी ट्रू इनहेरिटेंस भी नहीं ले सकता है यार, जितना देर यहाँ रुकेगा डेंजर हर सेकंड बढ़ता जाएगा। इतने क्रूशियल मोमेंट में तू सच में पागल हो गया है क्या? फेंगयुआन की आँखों में एक अलग सी चमक थी। फेंगयुआन कहता है ये बताओ, अगर 2 ट्रू इनहेरिटेंस आपस में टकराएँ तो क्या होगा? कुछ बेनिफिट मिल सकता है क्या? मोया एकदम शॉक में आ गई और फिर उसने चिल्ला के बोला बेवकूफ, गधे, चोमू, इडियट, जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल जैसे लेजेंडरी कैरेक्टर ने ऐसा बेसिक लूपहोल छोड़ा होता है क्या? मैं समझती हूँ तू कितना क्लेवर है, पर तू तो अपनी ही चालाकियों का शिकार बन गया। तेरे जैसे एक चोमू सोच रखेगा ना, तो तू बच नहीं पाएगा। फेंगमैन कहता है, ओह! तो ये सिर्फ़ मेरा एक विजुअल थिंकिंग था। वो रिलैक्स था। जैसे उसने सीरियस मतलब वो सीरियस नहीं ले रहा था, वो बस एक क्यूरियस होके पूछ रहा था कि ऐसा हो सकता है क्या? सच तो ये था कि वो ऑलरेडी जानता था कि ये इम्पॉसिबल है। उसने सिर्फ़ पोयाओ को भाई ऐसे चिढ़ाने के लिए बोला था। मोयो कहती है, "अब भी नहीं जा रहा है, मरने का प्लान है क्या तेरा?" फेंगमैन कहता है, "अरे यार, रुक जाओ, वो क्या है? वो क्या मैटर है? ये क्या है? ये क्या है?" तो वो ऑलरेडी मर चुकी है, और ऊपर से यहाँ पे मुझे कुछ दिख भी रहा है, वहाँ पे कुछ उसे दिख रहा था, लेकिन फिर वो अपनी बात को वापस कंटिन्यू करते हुए कहता है, "एक डेड पर्सन इतना चिल क्यों, मतलब इतना चिल क्यों नहीं रहता है? तो चिल रह ना। मैं शांत होके तो बोल रहा हूँ, इतना टेंशन लेने की मतलब क्यों कर रही है? तो इतना टेंशन मत ले।" अब वो आगे जो ट्रू इनहेरिटेंस आ रही थी ना, वो सामने देख रहा था और देख रहा था वो क्या है, ये क्या है, मतलब परेशान कर रहा है भाई, यहाँ पे बस छेड़े जा रहा है इस लौंडिया को। दिमाग खा रहा था इसका बेंगीवान। मोया कहते डैम इट! तू गधे, तू चोमू! वो गुस्से में लाल हो गई थी, गालियाँ देने लगी थी। तभी एक रंबल आवाज़ आती है, तभी एक एक्सप्लोजन की आवाज़ दूर से सुनाई दी। फेंगयुआ ने तुरंत साउंड की तरफ देखा। 2 ट्रू इनहेरिटेंस टकरा रही थी। लो, कर लो काम। टकरा गईं और कोलिजन के बाद अलग-अलग डायरेक्शन में निकल गई। फेंगयुआन शॉक्ड रह गया। उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उसके रैंडम बोलने के वर्ड सच हो जाएँगे। कारी जबान है भाई तेरी। ट्रू इनहेरिटेंस सच में टकरा गई थी, और सबसे क्रेज़ी बात, उनमें से एक इनहेरिटेंस लग रही थी एक सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस। मोयाओ एकदम शॉक्ड रह गई। मोयाओ कहती है ये कैसे हो सकता है यार, ये कैसे हो सकता है? उसका वॉइस इतना हाई हो गया कि एक मतलब अनॉयड हो गई थी यार वो, बिल्कुल भी रिफाइनमेंट पाथ की जो ग्रैंड मास्टर थी, जो मतलब कभी ऐसे सोच, ऐसी चोमू वाली सोच रख सकता है क्या कोई? कोई नहीं रखता है। लेकिन सोचो यहाँ पे आ गई हो, यानी एक मतलब कोई कैसे रख सकता है? कोई ये सोच रहा हो अचानक से ग्रेविटी चली जाए और मैं आसमान में उड़ने लग जाऊँ, कोई ये सोचेगा?
नहीं सोचेगा ना, कोई इतना समझदार बंदा है सोचेगा ये कि ऐसा अचानक से हो जाए, मैं जल्दी से उड़ने लग जाऊँ, ये सोचेगा क्या वो? वो बस एक थ्योरी सोच सकता है, लेकिन इतना सब थोड़ी ना सोचेगा कि अचानक से ग्रेविटी गायब हो जाए, मैं उड़ने लग जाऊँ। लेकिन सोचो कोई सोचे इस बात को, कोई सच में सोचे कि मेरी एकदम ग्रेविटी गायब हो जाए और सिर्फ़ मैं उड़ने लग जाऊँ, सिर्फ़ मैं, जो कि लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यही एक सोच ना फेंगीमान ने बस ऐसे ही कह दी थी कि क्या हो कि जो द 2 ट्रू इनहेरिटेंस से टकरा जाएँ और ले काली ज़बान लग गई इसकी, टकरा गई। तो जैसे मेरा रिएक्शन होगा कि अगर मैं किसी को हवा में उड़ता हुआ देख लूँ बिना मैग्नेटिक फ़ोर्स के, ऐसी हवा में अकेले बंदे को, तो मेरा रिएक्शन जैसा होगा ना सेम वैसे ही ये मोयाओ का रिएक्शन था कि कैसे हो गया? कैसे हो गया? कैसे हो सकता है ये? जब पहले यहाँ आई थी ना वो, तो उसे ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिला था, लेकिन अब मिल रहा था। मोया कहती है, "ओह! अब समझी, ये वही लक पास्ट सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस है। तब मैंने अपना सब कुछ लगा के इसमें एक छोटा-सा क्रैक बनाया था और फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गू लेने के लिए, लेकिन वो फ्लाई अवे हो गया। तब मैंने दूसरी इनहेरिटेंस से काम चलाया था, क्लैमिटी बैकबोनिंग को रिफाइन किया था। मोयाओ ने जब क्रैक बनाया था, तब से सुप्रीम इनहेरिटेंस परफेक्ट स्टेट में नहीं थी, उसकी बैलेंस बिगड़ गई थी। इसलिए अब वो जो अपनी जो लाइन थी, यानी एक ऑर्बिट में जैसे जैसे ग्रह घूमते रहते हैं, सूरज के चक्कर लगाते रहते हैं, एक ऑर्बिट में ही तो लगाते हैं गोले के अंदर, वरना किसी लाइन बदलेंगे। जैसे प्लूटो है, प्लूटो तो भले ऑर्बिट में एक अलग ही डायरेक्शन में घूमता है, लेकिन अगर मान लो वो किसी ग्रह वाली डायरेक्शन में घूमने लग जाए, तो किसी न किसी ग्रह से या चाँद से तो टकरा ही जाएगा। सेम यही बताया जा रहा है कि इसने पहले जब यहाँ आई थी अपनी मोयाओ, तो इसने वो जो ऑर्बिट वाला रास्ता था, धक्का देके थोड़ा-सा चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से अब ये जो ट्रू इनहेरिटेंस थी, उसे टकराना था। लेकिन देखो टकराना भी कब था, जब फेंगवान यहाँ पे एंटर करा तभी टकरा गई वो। मोया ने जो क्रैक बनाया था उसी से बताया जा रहा था कि तब से ये सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस ना परफेक्ट स्टेट में तो नहीं थी, जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ा और अभी ऐसा हो गया था। तभी बूम आवाज़ आई, एक और कोलिजन की साउंड आई। फेंगमैन की आँखें वाइडली ओपन हो गई। लग रहा था उस कोलिजन की बाद एक गू बाहर निकल आया है जो लक पाथ का सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस से आया था। फेंगमैन कहता है वो क्या था? मोया भी थोड़ी देर के लिए एकदम कन्फ्यूज़्ड रही, फिर चिल्लाई। मोया कहती है ये एक लक पाथ का गू, वो मैं लक पाथ का क्या कर रहा है? देख रहा है ना, देख जल्दी देख उसको। फेंगमैन कहता है अगर मैंने इस गू को ले लिया तो क्या मुझे लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस का टेस्ट फेस करना पड़ेगा? सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस का टेस्ट तो काफ़ी भी मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है ना, सर्वाइवल सर्वाइवल के चांस तो ज़ीरो होते हैं ना। मोया कहती है कैसा टेस्ट? कोलेजन ने लाइट लैंप को तो क्रैक ही कर दिया ना, टेस्ट कहाँ बचा? अब तो ये ब्रेकडाउन होने वाला है, जल्दी से ले ले और भाग जा, अगर रुक गया तो यहीं मर जाएगा। फेंगमैन हल्का सा हँसा और फिर तुरंत ही मूव करा और इधर से उधर डॉज करने की मुश्किल से कोशिश कर रहा था और फिर फाइनली उस गू को बस पकड़ने वाला था और फाइनली उसने उस चीज़ को पकड़ लिया। ये एक रैंक 5 मॉर्टल गू था, इमॉर्टल गू नहीं था। मोया कहती है हैं? हैं? अभी भी नहीं जा रहा? अभी भी तू रुक गया इस गू को लेने के बाद? अब तो मोया लिटरली चिल्ला के ऑलमोस्ट रो रही थी। फैंगमैन कहता है, "हाँ, हाँ, जल्दी क्या है?" वो एकदम खुला हँसा, लेकिन अभी भी रुक गया था। अभी बस थोड़ा-सा रुका था, बाहर नहीं निकला, रुका है। ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन में वो वहीं पे था। हर तरफ बस ऑब्ज़र्व कर रहा था इस चीज़ को। उसने गू को पकड़ रखा था। फैंगमैन कहता है, "टाइम देख के लगता है अभी के केओस के बाद सब कुछ रेडी हो गया है।" वो धीरे से बोला। मोया कहती है, "क्या बोला तूने? रेडी हो गया है? क्या रेडी हो गया है?" उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फेंगयुआन के कई सारे गू बॉम्ब छोड़ दिए। वो सब एक साथ एक्टिवेट हुए और एक भवंडर बन गया। एक भवंडर एकदम दमदार पुलिंग फ़ोर्स क्रिएट कर रहा था। सारी ट्रू इनहेरिटेंस लाइट एब्ज़ॉर्ब कर रहा था। सबकी जो लाइट थी उसको एब्ज़ॉर्ब कर रहा था अपने अंदर वो जो भवंडर था। कुछ सेकंड के बाद जो भवंडर था स्लो होने लगा। फिर एक लाउड साउंड के बाद कोलैप्स हो गया। उसके बीच एक डोर रिवील हुआ। फेंगयुआन कहता है ऑल अकॉर्डिंग टू द प्लान। वो बिना हेजिटेशन के उस डोर में घुस गया और अगले मोमेंट उसने लैंड स्पीड को देखा। सीन कंटिन्यू होता है और हमें दिखाया जाता है एक ग्रैंड और एलिगेंट व्हाइट जेड हॉल में चारों तरफ से 4 बड़े-बड़े पिलर्स रूफ सपोर्ट कर रहे थे। ग्राउंड पे लाइट एकदम पड़ रही थी और उसकी शैडो से एक इंसान के ऊपर गिर रही थी। वॉल हो, पिलर हो या रूफ, सब कुछ एकदम प्योर स्नो जैसा सफ़ेद था। सारा हॉल एकदम व्हाइट कलर का था और स्टोन्स, जेड सब कुछ व्हाइट था। हॉल के बीच में एक एलिवेटेड एरिया होता है जहाँ तक 23 स्टेप की स्टेयर्स लगी थी, यानी 23 स्टेप ऊपर तक। और वहाँ उस एलिवेटेड एरिया पर एक ग्रीन कॉपर डिवाइन बर्ड की स्टैचू होती है। वो डिवाइन बर्ड अपना सर एकदम ऊपर उठाए होती है, विंग्स स्प्रेड किए होते हैं, लेकिन उसके बॉडी के अराउंड काफ़ी सारी ब्लैक चेन्स होती हैं। हर चेन किसी एशियन मतलब ट्रू पावर शो कर रही थी, यानी कोई एकदम ऐसा लग रहा है कोई ट्री जितनी बड़ी है। जो उसके नेक, स्लिम लेग्स, इवन उसके फेदर्स तक में एकदम घुसी हुई थी अंदर तक। उसकी पूरी बॉडी को एकदम भाई पकड़ रखा था, जकड़ रखा था ऐसे। डिवाइन बर्ड की आइज़ बिल्कुल ब्लेड जैसी शार्प होती हैं। उसका फेस एकदम खतरनाक लग रहा था। उसका मुँह खुला होता है जैसे वो ज़ोर से चीख रही हो। एक्सप्रेशन इतना रियल था और डिटेल्ड होता है कि देखते ही एकदम हिल जाए दिल।
उसमें रेसिस्टेंस का एक स्ट्रॉन्ग जज़्बा क्लियर दिख रहा था। एक नज़र में ही बंदा उस मोमेंट को याद रख ले ऐसा था। फेंग वन सीधा स्टेयर पे अपीयर होता है। उसके सामने खड़ी होती है एक वो मैसिव ग्रीन कॉपर डिवाइन स्टैचू। उसकी आँखों में एक इंटेंस फ्लेम सी जल रही होती है। मोयाओ लिटरली एकदम शॉक में आ जाती है। मोयाओ कहती है ये है क्या? वो घबरा के पॉइंट करते हुए चिल्लाती है कि वो सामने है क्या? मोयाओ कहते हैं ये फ्रॉस्ट जेड पीकॉक है ना? है ना? वही है ना? इंपीरियल कोड ब्लेस्ड लैंड का लैंड स्पिरिट वही है ना ये? फेंग युआन के लिप्स पे एक हल्का-सा स्माइल आता है। फेंग युआन कहता है, ओह! इसमें सरप्राइज़ वाली क्या बात है? इंपीरियल कोड ब्लेस्ड लैंड के पास पहले से ही लैंड स्पिरिट था, वरना उसने जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल के मास्टर कैसे माना होता? फेंग युआन कहता है, लैंड स्पिरिट एक्चुअली एक ऑब्सेशन और ब्लेस्ड लैंड के हेवनली पावर के कॉम्बिनेशन का बनता है। अगर किसी को लैंड स्पिरिट हटाना हो, तो पूरा ब्लेस्ड लैंड हैंडल करना पड़ेगा। अगर लैंड स्पिरिट मर गया तो ब्लेस्ड लैंड भी खत्म, और अगर ब्लेस्ड लैंड डिस्ट्रॉय हुआ तो लैंड स्पिरिट भी गया। अभी इंपीरियल कोड ब्लेस्ड लैंड ठीक है, इसका मतलब है लैंड स्पिरिट भी जिंदा होना चाहिए। मोयाओ गुस्से में एकदम चिल्ला पड़ी हुई कहती है, मोयाओ कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, इतना ऑब्वियस लॉजिक है, मुझे क्या पता नहीं होगा क्या? मोयाओ ने अपने लवर बो क्विंग के लिए 88 रैंक बिल्डिंग का पूरा रिसर्च किया था। उसका गोल था फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गु पाना, ताकि बो क्विंग रैंक 9 तक पहुंच सके। लेकिन एंड में जब वो ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन तक पहुंची, तो पावर कम होने की वजह से वो फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गु नहीं ले पाई। उसने अपना काम चलाया क्लेमेटी बैकबोनिंग को रिफाइन करके, जो उसने अपने रिफाइनमेंट पाथ ग्रैंड मास्टर स्किल और इनहेरिटेंस डेटा से बनाया था। इसी वजह से उसे इंपीरियल कोड ब्लेस्ड लैंड के लैंड स्पीड की वैल्यू परफेक्टली पता थी। उस वक्त जब जायंट सन इमॉर्टल वनरेबल रैंक 9 नहीं बना था, तब उसने इंपीरियल कोड ब्लेस्ड लैंड का इनहेरिटेंस जीत के उसका ओनर बन गया था। जब वो रैंक 9 बना और वर्ल्ड में अनबीटेबल हो गया, तो उसके पास सुपीरियर लॉन्गेविटी हेवन जैसे ग्रोटो हेवन थी, और तब इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड उसकी दुनिया के कई रेसिडेंट्स में से एक था, यानी रहने वाली जो जगह होती है उनमें से एक घर ये भी था, और एक बन गया था वो। तो जाइंट सन इमॉर्टल वनरेबल ने 88 रैंक बिल्डिंग बनाया और उसमें इंपीरियल कोड ब्लेस्ड लैंड के अंदर इंस्टॉल कर दिया। इससे एक सिस्टम बना, अगर किसी को 88 रैंक बिल्डिंग तक पहुंचना है तो पहले उसे इंपीरियल कोड ब्लेस्ड लैंड में एंटर करना पड़ेगा। मतलब ब्लेस्ड लैंड एक प्रोटेक्टिव सेल बन गया था बिल्डिंग के लिए। और जाइंट सन इमॉर्टल वनरेबल के सेटअप के बाद ये शेल इतना पावरफुल बन गया था कि कोई भी गू इमॉर्टल तक अंदर घुस नहीं सकता था। लेकिन इस सेटअप में एक मेजर फ्लॉ था, और वो हर गू इमॉर्टल आसानी से देख सकता था, और वो फ्लॉ था इंपीरियल कोड ब्लेस्ड लैंड का लैंड स्प्रेड। जब तक जाइंट सन इमॉर्टल वनरेबल जिंदा था, तब तक ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि लैंड स्प्रेड उसका हर एक वर्ड फॉलो करता, यानी उसकी हर बात मानता। पर जब जाइंट सन इमॉर्टल वनरेबल मर गया, ब्लेस्ड लैंड बिना मास्टर के हो गया, यानी कोई भी मास्टर नहीं है उसके पास। अब कोई भी बंदा अगर लैंड स्पीड के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करे, तो वो इंपीरियल कोड ब्लेस्ड लैंड का नया ओनर बन सकता था। और क्योंकि 88 रैंक बिल्डिंग लैंड मतलब जो लैंड स्पीड है, ये मतलब समझ रहे हो ना यार, उस ब्लेस्ड लैंड के अंदर ही है। तो जिसके पास ब्लेस्ड लैंड होगा, यानी लैंड स्पीड उसको ओनर मान लेगी, तो सिंपल सी बात है, वो बिल्डिंग का कंट्रोल भी उसके पास जाएगा। कोई भी गुई मॉडल थोड़ा सोचता तो ये बात समझ जाता। मोयाओ ने अपनी जिंदगी भर इस बिल्डिंग पे रिसर्च में लगा दी थी, लेकिन एंड में उसे कुछ भी नहीं मिला था, उसका सारा हार्ड वर्क वेस्ट हो गया था। जाइंट सन इमॉर्टल वनरेबल का लेवल ही ऐसा था कि वो खुद इस लूप होल को इग्नोर नहीं कर सकता था। उसने इस फ्लॉ को परफेक्टली हैंडल किया था, लैंड स्पीड को डीप सील कर दिया था। मोयाओ जब एक्सप्लोर कर रही थी, उसे लैंड स्पीड का एक फेदर तक नहीं मिला था। मोयाओ कहती है, मतलब लैंड स्पीड को ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन के अंदर छुपा दिया गया था। जब ट्रू इनहेरिटेंस एक पर्टिकुलर सीड पे मूव करती है, तभी ये लूप होल एक्टिवेट होता है, और तभी ये गेटवे खुलता है। मोयाओ लिटरली एकदम शॉक हो गई थी। उस मोमेंट पे वो सब कुछ समझ जाती है। जितना ज़्यादा वो सोचती है, उतना ज़्यादा उसके अंदर फेंग युआन के लिए रिस्पेक्ट ग्रो होने लगती है। मोयाओ कहती है, ये लड़का मैंने इसे अंडरएस्टिमेट कर दिया। इसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे कैसे इसको पता है, एक हिडन एंट्री का मेथड इसको कैसे पता था, इसको ये नॉलेज कहाँ से मिल गई। फेंग युआन का परफॉर्मेंस उसके एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा था। जब मोयाओ नहीं जानती थी, वो ये था कि सारी चीज़ें एक्चुअली फेंग युआन के पास्ट लाइफ के सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल के एक वीडियो का पार्ट थी। बिल्कुल पास्ट लाइफ का नॉलेज था उसके पास, इसलिए ऐसा हो पाया। लेकिन एक परफेक्ट टाइम, एक परफेक्ट मोमेंट लाना, वो भी तो फेंग युआन कर रहा था ना, तो उसके लिए भी एप्रिसिएशन होना चाहिए भाई। और जो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गो इमॉर्टल था, उसका डीप रिसर्च था, वो एक्चुअली मोयाओ के ही डाटा पे बेस्ड था। मोया एक इंप्रेसिव रिफाइनमेंट ग्रैंड मास्टर थी। उसने अपने लवर के लिए 88 रैंक बिल्डिंग को रिसर्च किया था, और अकेली ही अंदर घुस गई थी। उसकी डेथ के बाद उसका रिसर्च मटेरियल स्पिरिट एफिनिटी हाउस के हाथ लगा। अगले 10,000 सालों तक स्पिरिट एफिनिटी हाउस के मल्टीपल जीनियस स्टूडेंट्स ने उस रिसर्च को हर एंगल से रिसर्च करा, और टाइम के साथ साथ 88 रैंक बिल्डिंग में टाइम के
कोरोसिन की वजह से वीक होती गई और फ्लॉ रिवील होने लगे और उसका एक्सप्लॉइट करना ईज़ी हो गया, यानी यूज़ करना, उसको बर्बाद करना भी आसान बन गया था। लेकिन एक ये भी बात थी कि जो स्पिरिट एफिनिटी हाउस को ये भी पता था कि ये जो जूसी मीट 88 रोयांग बिल्डिंग है, इसको गिराना कोई सिंगल सुपर फोर्स की बास मतलब बस की बात तो नहीं थी। इसलिए स्पिरिट एफिनिटी हाउस ने सीक्रेटली सेंट्रल कॉन्टिनेंट के कई और सेक्ट के साथ मिलकर काम किया और ये प्लान का हज़ारों साल तक चला। स्पिरिट एफिनिटी हाउस ने लीड किया क्योंकि उसने उसके पास शुरू से ही लेके एंड तक ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च मटेरियल था और बाद में अच्छी प्रिपरेशन ही सक्सेस की बन गई है। जब सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गु इमॉर्टल ने अटैक किया तो उनका लीडर था स्पिरिट एफिनिटी हाउस की जनरेशन की फेरी ब्लैक मून। जैसे ही फेंगयुआन स्टेयर चढ़ते हुए ऊपर गया, वो पहुंचा उस ग्रीन कॉपर डिवाइन बर्ड के स्टैचू के बिल्कुल सामने। ये स्टैचू था इंपीरियल कोड ब्लेस लैंड का लैंड स्पेड फ्रॉस्ट जेड पिकॉक, लेकिन इसको जाइंट सन इमॉर्टल वनरेबल ने टाइटली सील कर दिया था और ये मूव नहीं कर सकता था। लाखों साल से इतने जनरेशन निकल गए और ये वहीं खड़ा था बिना हिले। जब वो दोनों और पास गए, मोयाओ को एक और डिस्कवरी हुई। मोयाओ कहती है, हैं लड़के, तेरा प्लान एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा टफ था। फ्रॉस्ट जेड पिकॉक बॉडी पर जो ग्रीन पेस्ट है वो बनाया गया है रैंक 7 इमॉर्टल गू अर्थ प्रिजन से, और जो ब्लैक चेन है इसकी बॉडी के अराउंड लिपटी हुई वो बनी है रैंक 7 इमॉर्टल गू अर्थ नेट से। मोयाओ बोल ही रही थी, उसको कुछ और याद आया, उसकी लाइन वहीं रुक गई। एकदम से फेंगयुआन के माइंड के अंदर मोयाओ की विल की आंखें एकदम वाइडली ओपन हो गई, जैसे उसने कुछ कोई भूत देख लिया हो, क्योंकि उसे याद आ गया कुछ टाइम पहले ही फेंगयुआन ने 2 इमॉर्टल गू समन किए थे, उनमें से एक था गुरुलमड गू। चेन का क्या होगा अब? चेन तो गई। अर्थ प्रिजन गो, अर्थ नेट गो, ये दोनों रैंक 7 के इमॉर्टल गो थे जो रैंक 6 वाले गुरुल मठ से एक लेवल ऊपर थे, लेकिन ये दोनों वन टाइम यूज वाले गू थे, एक बार यूज करने के बाद वैनिश हो जाते हैं। इन दोनों रैंक 7 इमॉर्टल गू ने मिलकर लैंड स्पीड को सील किया था, लेकिन हजारों सालों के टाइम के बाद उनकी जो स्ट्रेंथ थी इसको सील करने वाली वो तो वीक हो चुकी थी। और अगर गुरुल मठ की स्ट्रेंथ को डायरेक्ट काउंटर करना है, पेंगुइन कहता है बिल्कुल, मैं भी कहता हूँ सेम। लगता है कि तू ऑलरेडी समझ गया, इतना स्टूपिड तो तू नहीं होगा, फेंगयुआन ने बोला है, और मैं भी समझ गया हूँ और तुम भी समझ गए हो। फेंगयुआन हंसा, अपने पॉकेट से ग्रुलमड गू निकाला जो कि इमॉर्टल वाला था। ये गू भले ही रैंक 6 का था, लेकिन क्योंकि वन टाइम यूज था, यूज करना ईजी था, इमॉर्टल एसेंस इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं थी, बस लाइटली स्क्वीज करना था। फेंगयुआन ने सॉफ्टली स्क्वीज किया और गू टूट गया। वो गू वॉर्म फटा, उसने एक ब्राउन ग्रीन लिक्विड जैसा लाइट निकाला। वो लाइट फेंगयुआन की विल को फॉलो करके ऊपर गया और डिवाइन बर्ड स्टैचू के अंदर मर्ज हो गया। पूरे प्रोसेस के दौरान मोया बस एकदम स्टंड होकर खड़ी रहती गई और एकदम देखती रह गई। वो वर्ड तक नहीं बोल पाई, वो बस देख रही थी, उसका मुंह बंद हो चुका था। जैसे ही लाइट स्टैचू के अंदर गया, एक हल्का सा कुछ फील हुआ है, कोई झटका सा, लेकिन इतना लाइट जैसे कोई इल्यूजन हो। लेकिन थोड़ी देर बाद वो जो झटका था गायब हो गया, वो लाइट थोड़ी कम हो गई। पूरा डिवाइन बर्ड स्टैचू शेक करने लगा। जो ग्रीन पेस्ट डिवाइन बर्ड के ऊपर था उसमें क्रैक पड़ने लगे। नेक्स्ट मोमेंट पे ब्लैक चेन्स आपस में टकरा के एकदम गिर गई और जो लाउड आई आवाज आई, मोया कहते सक्सेस। कहीं ऐसा तो नहीं कि हजारों साल के वियर ये जो चीज थे वो टूट गए हैं? चेन गिरी थी, लेकिन सारी चेन गिरी है ये नहीं पता। मोयाओ ने खुद ही एकदम मटर मटर करना शुरू कर दिया था। उसका एक्सप्रेशन मिक्स था, डिसबिलीफ, सरप्राइज, सस्पिशियस और थोड़ा डिनायल भी था, लेकिन फिर भी वो देख रही थी। डिवाइन बर्ड स्टैचू साइलेंट हो गया, चेन्स का टकराना रुक गया, पूरा व्हाइट जेड हॉल एकदम से बिल्कुल क्वाइट साइलेंस हो गया, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। मोयाओ ने डीपली डिसअपॉइंट के साथ कहा, एंड में फेल हो गया ना। एक रैंक का डिफरेंस भी तो समझ रहा है ना, वो रैंक 7 का पेस्ट और चेन थी और तेरे पास तो रैंक 6 का ही था। ऊपर से ये सेटअप था एक इमॉर्टल वनरेबल का। फेंगयुआन फिर से हंसा और मैं भी हंस रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई जब डांगहुन माउंटेन टूट सकता है तो समझ जाओ, डांगहुन माउंटेन्स लेजेंड्स ऑफ रेंजू का था। रेंजू की कहानी की चीज थी वो, ऐसी कोई हलवा थोड़ी ना था। सोचे ये तो कुछ और ही है। फेंगयुआन यहाँ पे हंसा। फेंगयुआन ने एकदम लाइटली हंसा और कहता है, मोयाओ जरा डिवाइन बर्ड के हेड की तरफ देख। मोयाओ की विल ने देखा और वो शॉक हो गई। मोयाओ कहती है, लैंड स्पीड के हेड पर जो ग्रीन पेस्ट था वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा था। यही है ग्रुलमड इमॉर्टल गू का असली इफेक्ट। मैं इतनी कॉम्बिनेशन से इतना लॉस्ट हो गई कि समझ ही नहीं पाई, और वो भी हंसने लग गई। मोयाओ ने अचानक से हेड शेक किया और तुरंत ही उसका एक्सप्रेशन शांत हो गया, एक लेजेंडरी गू इमॉर्टल और एक रिफाइनमेंट ग्रैंड मास्टर की तरह। एक्चुअली वो खुद को थोड़ी देर के लिए लूज कर बैठी थी। अपनी लाइफ में उसने इंपीरियल कोड ब्लेस लैंड के लिए 88 रोयांग बिल्डिंग के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया था। इस वक्त अर्थ प्रिजन गू, अर्थ नेट गू को बहुत खतरनाक पावर थी, वो पूरी तरह से एकदम खराब होने लग गई थी, लेकिन वो थोड़ा इफेक्ट अभी भी बाकी था। यानी
जो नेट है ना, मैंने एक तरीके से मान लो 100% में से उसकी 80% पावर चली गई है। अगर गुरुल मड इमॉर्टल गू भले ही इफेक्टिव था, लेकिन वो सिर्फ रैंक 6 का था, तो वो रिमेनिंग पावर को हटा नहीं पा रहा था ईज़िली। लेकिन एक चीज़ मत भूलना, लैंड स्पीड का एक्जिस्टेंस, वो ज़िंदा खुद भी है। तो जो पहले ये दिक्कत आई थी, वो दोबारा से होती है और लैंड स्पीड की वजह से ही था और वो फ़ोर्स लगा रहा था, जिसकी वजह से दोनों इमॉर्टल गू को अपना ज़्यादा पावर उसको सप्रेस करने में लगाना पड़ा और इसी गैप में गुरुल मड गू ने अपना पावर दिखा दिया था। जैसे-जैसे ग्रीन पेस्ट मेल्ट हुआ, वो फ्लोर पर ग्रिल मड बन गया, लेकिन ब्लैक मड ने व्हाइट जेड फ्लोर को कॉन्ट्रास्ट में एक अलग ही शाइन में बदल दिया और ड्रॉप बाय ड्रॉप वो ग्राउंड पर टपक रहा था। फ्रॉस्ट जेड पीकॉक का हेड रिलीज़ हो गया, लेकिन जैसे ही वो नेक तक आया, मेल्टिंग स्पीड काफ़ी स्लो हो गई। क्लियरली अर्थ प्रिजन और अर्थ नेट गो की बची हुई पावर रिएक्ट करने लगी थी और ग्रिल मड को रेसिस्ट कर रही थी, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी थी वो धीरे हो गई थी। फैंगमैन कहता है बिल्कुल, बिल्कुल वैसे ही जैसी मेरी प्रीवियस लाइफ की वीडियो में था, एग्ज़ैक्टली सेम। फेंगुआ ने लैंड स्पीड फ्रॉड जेस पिकॉक को देखते हुए हँसा। फेंगुआ कहता है, "ओ इंपीरियल कोर्ट लैंड स्पीड, ज़रा अपने पैरों के नीचे देख। तुझे मैंने ही फ्री कर मतलब मैं फ्री कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है हज़ारों साल बाद फिर से साँस लेना? अगर तू मुझे अपना मास्टर मान ले, तो मैं तुझे पूरी फ्रीडम दिला दूँगा।" फ्रोस्ट जेड पिकॉक का एंग्री एक्सप्रेशन अभी भी उसके फेस पर एकदम वैसा ही था। फेंगुआ के वर्ड सुन के उसने एरोगेंट तरीके से हँसा। फ्रोस्ट जेड पिकॉक कहती है, "मैं इस लैंड ब्लेस्ड लैंड की ओनर हूँ, एक तरीके से हूँ। मैं इस ब्लेस्ड लैंड के साथ एक हो चुकी हूँ। पिछले हज़ारों सालों में जो कुछ भी इस ब्लेस्ड लैंड में हुआ, सब कुछ मुझे पता है। अगर तू चाहता है कि मैं तुझे अपना नया मास्टर मानूँ, तो तुझे एक कंडीशन पूरी करनी होगी। लाखों साल पहले जाइंट सन इमॉर्टल वनरेबल ने इस लैंड की स्पिरिट को एक कंडीशन पूरी करके इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड का मास्टर बनाया था। आज सेम चैलेंज फेंगुआन के सामने था, यानी जब जो ये लैंड स्पीड थी ना, उसने भी जायंट सन इमॉर्टल को भी वही चैलेंज दिया था जो फेंगुआन को चैलेंज देने जा रही थी। इस पॉइंट के बाद उसकी प्रीवियस लाइफ का वीडियो टोटली यूज़लेस हो चुका था। फेंगुआन हँसा, उसकी आँखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। फेंगुआन कहता है, "कौन-सी कंडीशन?" और लो यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है। खतरनाक ही सीन पे सीन शिफ्ट कर दिया इन लोगों ने। आगे देखते हैं, सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है, आवाज़ आती है, "नहीं, मुझे मत छोड़ो। नहीं, नहीं, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। बचा लो मुझे, बचा लो, प्लीज़ बचा लो मुझे।" ये आवाज़ें ताई बायुनशेन के कानों में गूंज रही थी। उसने अचानक आँखें खोली और सीधा अपने बेड पर बैठ गया और हुफ, हुफ करके साँस लेने लगा। वो ज़ोर-ज़ोर से साँस ले रहा था, पूरा बदन एकदम चिप-चिप पसीने में भीग चुका था। बहुत अनकम्फ़र्टेबल फ़ील हो रहा था। फिर से एक नाइटमेयर आया था। हल्के अंधेरे में ये रैंक 5 पीक स्टेज का एक्सपर्ट अब अपनी उम्र के हिसाब से थका हुआ था, उदास दिख रहा था। साइलेंट रूम में सिर्फ ताई बायुनशेन की साँस लेने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। धीरे-धीरे उसकी टेंशन वाली जो आईब्रोज़ थी एकदम रिलैक्स होने लगी थी। वो बेड पर बैठा हुआ था, लेकिन बिल्कुल चुप, एकदम लॉस्ट था। उसकी आँखों में एकदम छुपी गहरी थकान थी। जब से उसने राउंड फ़ेल किया था, तब से उसके दिल में एक गिल्ट और सेल्फ ब्लेम छाया हुआ था। सिर्फ अपने ग्रीड के चक्कर में गाओ यांग और ज़ुज़ाई की बलि चढ़ा दी थी उसने। ऑलमोस्ट हर रात वो वही नाइटमेयर देख रहा था। उस नाइटमेयर में हर तरफ खून ही खून था, स्मेल थी हर तरफ और हर टाइप के अगली ब्लड बीस्ट आस-पास घूम रहे थे। क्लॉस, फैंग्स के साथ रेडी अटैक कर रहे थे गाओयांग और ज़ुज़ाई पर। वो ज़ुज़ाई और गाओयांग चिल्ला रहे थे, ताई बायुनशेंग से एकदम भीख माँग रहे थे, प्लीज़ बचा लो हमें। और ये ताई बायुनशेंग कुछ नहीं कर पा रहा था। ऑफ़ कोर्स सपने की बात हो रही है यहाँ पे। वो बस ऐसे चिल्ला रहे थे, प्लीज़, प्लीज़ यार बचा लो, रिस्पेक्टेड ताई बायुनशेंग, प्लीज़, प्लीज़ रिस्पेक्टेड मास्टर, कुछ भी कह रहे थे, बुला रहे थे, भीख माँग रहे थे भाई। लेकिन हर बार ताई बायुनशेंग के पास फुल प्राइमेसी जो होता है ना, प्राइमरी एसेंस होता, लेकिन वो फिर भी हिल नहीं पाता, सिर्फ देख सकता था कैसे गाओयांग और जुज़ाई ब्लड बीच से गिर जा रहे थे और कैसे वो उनका शिकार बन रहे थे और सफ़ेद हड्डियाँ तक नहीं बच पा रही थी उनके। पूरे सीन के दौरान सिर्फ कभी गाओयांग और जुज़ाई उसे रो-रो के मदद माँगते और कभी-कभी बचाने की कोशिश करते और कभी-कभी गुस्से में डाँटते या फिर मज़ाक उड़ाते और फिर आखिर में जब वो सिर्फ व्हाइट स्केलेटन बन जाते हैं, ब्लड के एकदम एकदम उनके ऊपर खून, छींटे सब कुछ पड़ा होता है, स्कल-विस्कल सब, लेकिन वो स्कल से भी आवाज़ें आ रही होती। वो कहता है, "मुझे विश्वास है लॉर्ड ताई बाई पे, वो इतने दयालु हैं, इंसाफ़ करते हैं, उन्हें इंसाफ़ पसंद है, वो हमें कभी छोड़ नहीं सकते। हाँ, मुझे भी भरोसा है, चाहे मैं मर भी जाऊँ, फिर भी मुझे भरोसा रहेगा।" ये वो लास्ट लाइनें थी, जो इसके दिमाग में अभी भी गूँजे जा रही हैं। ताई बाइंशे के दिल तो टूट गया था, अंदर से दर्द, गिल्ट, रिग्रेट सब एकदम बुरा हाल था और सबसे बुरा मोमेंट होता है, जब सपने के एंड में वो ज़मीन पे घुटनों के बल गिर जाता है, बिल्कुल हेल्पलेस। उसके सफ़ेद जो बाल थे एकदम भाई खून लगे हुए थे, एकदम खतरनाक सीन चल रहा था, एकदम रो रहा था ऐसे वो फ़ील कर रहा था। तो अब ताई बाइंशेंग क्या बोले, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। ये एक्सपीरियंस उसको खुद पे ही एकदम
दोबारा सोचने पे मजबूर कर रहा था, अपने आप पर ही सवाल उठा रहा था। लेकिन हर बार जब वो अपने आप को एकदम जज करता, रिज़ल्ट हमेशा एक चीज़ ही आती, वो थी नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। कभी-कभी तो वो मिरर में देखता तो लगता, मतलब अपने आप को देख रहा था ना, उसे अपने आप को देख के बहुत बुरा लग रहा है। और रात का वक़्त था। इम्पीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड की रात एकदम चमक रही थी, लाइट सिल्वर में थी। पूरे ज़मीन पे एकदम भाई एकदम बिखर रही थी लाइट। हल हाई लाउलान विंडो के पास खड़ा था। सेक्रेड प्लेस के ऊपर 88 रैंक बिल्डिंग में नए फ्लोर्स बन रहे थे। स्काई में बिल्डिंग अरोरा से चमक रही थी। एकदम ड्रीमी सीन था। हाई लाउलान कहता है डैम इट! ओनर टोकन तो गायब हो गया है। ये सब क्या हो रहा है? जब उसने राउंड चैलेंज किया था, उस मोमेंट को याद करके उसने एकदम दाँत कस लिए थे। फिस्ट तो टाइट कर लिए थे। आँखों में एकदम रूथलेस फायर थी, जैसे किसी को एकदम खा जाएगा। इतिहास में कभी भी किसी इंपीरियल कोर्ट के लॉर्ड का जो ओनर टोकन था, ऐसे तो गायब नहीं हुआ था, जैसे हाई लाउलन के साथ हुआ। हाई लाउलन कहता है छोड़ो, अगर ओनर टोकन नहीं है तो क्या? अगर ग्रे मेल्टडाउन किलर मूव नहीं कर सकता तो क्या? जो भी प्रॉब्लम हो, मुझे स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल को लेना ही है। माँ, अगर तुम कहीं से भी मुझे देख रही हो तो देखना, मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा। फेंगिवान धीरे-धीरे सेक्रेड प्लेस के गार्डन में एकदम वॉक कर रहा था। और उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल अच्छा नहीं था, फेस पर एकदम ग्रिम लुक चल रहा था। गार्डन में जेड फाउंटेन था, एक स्टोन ब्रिज भी था, फ्लावर्स फुली ब्लूम कर रहे थे, जैसे स्ट्रॉन्ग एकदम कोई स्ट्रॉन्ग एकदम स्मेल आ रही हो और एकदम ऐसा लग रहा हो कि स्प्रिंग का सीज़न हो। पूरा सीन एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, लेकिन फेंगिवान उस ब्यूटी का एन्जॉय करने के मूड में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सीन शिफ्ट हो चुका है और हमें बस शायद बताया जाएगा अब कि उसे वो जो कंडीशन मिली थी, क्या कंडीशन थी। व्हाइट जेड हॉल से निकलने के तुरंत बाद से फेंगिवान थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटेड फ़ील कर रहा था। इंपीरियल कोर्ट लैंड स्पीड को कैसे से मतलब सबड्यू करा जाए, कैसे उसे अपना बनाया जाए, सोच रहा था। उसके दिमाग में मोया की विल हँसी थी। मोया कहती है, "हे, हे, 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 सोच भी नहीं सकते कि इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड का ओनरशिप कंडीशन ऐसा निकलेगा। लड़के, तुम्हारी जो ग्लूमी पर्सनैलिटी के साथ तुम्हें एक ऐसी लड़की ढूँढना जो तुमसे जेनुइनली प्यार करे, जिसे तुम भी दिल से चाहो। ईज़ी तो क्या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, तो ये कंडीशन थी भाई। अरे! ये कैसी कंडीशन दे दी यार, ये ये कैसे कैसे पूरी होगी भाई? एक ऐसी लड़की जो फेंगयॉन से प्यार करे, चलो ठीक है, हम वो वहाँ पे थी साउथर्न बॉर्डर के अंदर, याद होगा आपको, वो शान क्लैन के अंदर वो उसकी, तो वहाँ की तो वो थी ना शी जो नाम था उसका, वो तो वो हो सकती है, और भी लड़कियाँ हो सकती हैं, वो तो चल ला सकता है, 1-2 साल के अंदर किसी को भी अपने प्यार में गिरा लेगा, लेकिन मानते हैं। लेकिन भाई एक कंडीशन तो ये भी लिखी है ना कि इस बंदे को खुद भी उससे दिल से चाहना चाहिए। ये खुद भी उस लड़की से प्यार करे, ये कहाँ से करेगा भाई? थोड़ी देर पहले फेंगिवा ने इंपीरियल कोर्ट लैंड्सपेड फ्रॉस्ट जेड पीकॉक का सामना किया था। उसने ओनरशिप की कंडीशन उसने बताई थी, तो ओनरशिप की कंडीशन थी ट्रू लव। सिर्फ एक बंदा काफ़ी नहीं था लैंडस्पीड को पूरी तरह से मास्टर कंट्रोल में लाने के लिए। वो 2 चाहिए थे, यानी एक ही होना चाहिए, लेकिन वो 2 होने चाहिए, यानी एक कपल यार, कपल होने चाहिए जिनके बीच में सच्चा, गहरा, बहुत ही ज़्यादा गहरा हो प्यार। जायंट सन इमॉर्टल वनरेबल के लिए तो ये कंडीशन पास करना बड़ा सिंपल था, लेकिन फेंगिवान के लिए तो बहुत ज़्यादा टफ था। और बाकी सब बातों को छोड़ो, ये कंडीशन कि फेंगिवान किसी लड़की को सच्चा प्यार कर रही है तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है यार। सच में यार, कैसे पॉसिबल हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता। फेंगिवान सोचता हुआ कहता है, अगर मेरी पिछली लाइफ होती तो मैं शायद इस कंडीशन को पूरा कर पाता, लेकिन अब उसने थोड़े कदम लिए और फिर इस स्टोन ब्रिज की रेलिंग पे रुक गया। नीचे जेड लेक की तरफ देखते हुए एकदम कोल्ड लाउथ हँसा। लेक एकदम मिरर की तरह लग रहा था, सिल्वर लाइट में चमक रहा था, सीन एकदम ड्रीमी लग रहा था। जो भी कुछ उसने 88 रैंक बिल्डिंग में फेस किया था उस रात, वो सब एक नाइटमेयर जैसा एक्सपीरियंस था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। इस वक्त सेक्रेड प्लेस का ये ब्यूटीफुल सीनरी देखते हुए वो जो पहले डेंजर से गुजरा था, वो कंपैरिजन में ये सब एक ड्रीमी इल्यूजन लग रहा था। फेंगवान धीरे से कहता है, जिंदगी एक सपने की तरह होती है, जैसे मॉर्निंग ड्यू में या रात के एक ही पल में खिलने वाली फूल, जैसे एक बबल का शैडो। यही है वो लॉस्ट हो गया। हल्के ब्रीज चला गया, लेक के सरफेस पे हल्की रिपल्स बन गई। उस रिपल्स के बीच में उसकी आंखों के सामने एक ब्लर्ड वुमन की फिगर दिखाई देने लगी। वो वही औरत थी जिसे फेंगिवा ने अपने दिल के किसी कोने में दबा दिया था। अरे! सच में? अपनी पिछली ज़िंदगी में जब फेंगिवान टोटली एकदम रुइन्ड हो चुका था, एक अकेला मतलब एक भटकता रूह बन चुका था, उसी वक़्त उसने एक लड़की से मुलाकात हुई थी। लाइफ़ के मतलब कोइंसिडेंस कभी-कभी कितने अजीब होते हैं, और फ़ेथ, ये जो फ़ेथ होता है कितना, फ़ेट फ़ेथ नहीं फ़ेट फ़ेट किस्मत।
कितना क्रूर होता है। फेंग यून अंदर ही अंदर कहता है, अगर ट्रू लव की बात है, तो मैं उसी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? रेलिंग को पकड़े हुए उसके फिंगर्स टाइट हो गए, बिना सोचे प्रेशर बढ़ गया। वो अचानक से थोड़ा सोचने लगा, मतलब कुछ अजीब एहसास हो रहा था। उसकी आँखों में कोल्डनेस आ गई, औरत की वो इमेज धीरे से गायब हो गई और सिर्फ़ वो जो सरफेस पे जो लेक थी वही रह गई। फेंग यून डीप सोच में चला गया। अभी की सिचुएशन काफ़ी टाइट लग रही थी। प्रोस्ट जेड पीकॉक जो ब्लेस्ड लैंड की ओरिजिनल ओनर की ऑब्सेशन से बनी थी, वो एरोगेंट तो थी ही, लेकिन ट्रू लव को एक्नॉलेज करती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फेंग यून के लिए उसकी कंडीशन फुलफिल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और दिक्कत ये थी कि अगर फेंगयुआन लैंड स्पीड को भाई सबड्यू नहीं कर पाता, तो उसका जो 88 रैंक बिल्डिंग को टेक ओवर करने का जो पूरा प्लान था वो फेल हो जाता और यहीं रुकना पड़ता। फेंगयुआन कहता है, अब समझ आया मेरी पिछली लाइफ के सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गो इमॉर्टल ने इंपीरियल कोड ब्लेस्ड लैंड को क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया था, और 88 रैंक बिल्डिंग को भी। गो इमॉर्टल्स के पास बहुत सारे डीप सीक्रेट होते हैं और उनके नेचर काफ़ी एक्सट्रीम होते हैं। उनके लिए ट्रू लव एक्सपीरियंस करना मॉर्टल से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। फेंगयुआन कहता है, गुरुल मड से यूज़ करने के बाद हाँ, ये जो मेल्टिंग थी स्लो है, लेकिन लैंड स्पीड का सील धीरे-धीरे वीक हो रहा है। 100-100 हज़ार साल से इस सील में बंद होने के बाद भी उसके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा और आज़ादी की भूख भर गई है कि वो ज़रूर सील तोड़ने की कोशिश करेगा। जायंट सन की विल अभी सो रही है, लेकिन जैसे ही सील तोड़ता है या मेल्ट करेगा, लैंड स्पीड रेसिस्ट करता रहा और डेफिनिटली तो वो जाग ही जाएगी। यानी वो जो लैंड स्पीड है ना, जब भी वो ऐसा कुछ करेगी, ज़्यादा दिक्कत देगी ना, तो फिर वो जो विल है जायंट सन की, वो जाग जाएगी। ये जायंट सन इमॉर्टल वनरेबल की विल थी। और जब एक इमॉर्टल वनरेबल गुस्सा होता है, तो खून की नदियाँ तक बह जाती हैं और हर ज़िंदगी जो मतलब ज़िंदगी होती है ना, जो ज़िंदगी वाली चीज़, जो ज़िंदगी नाम चलता है, वो तो भाई कुछ नहीं होती उसके सामने। लेकिन लैंड स्पीड का ये होम ग्राउंड था। जब तक ब्लेस्ड लैंड बचा हुआ है, उसके पास पावर का सोर्स चलता रहेगा। अगर ये दोनों टकराए, तो सीन किसी गॉड के वॉर से कम नहीं होगा और बीच में जो मॉर्टल्स हैं, जैसे फेंगयुआन हैं, वो सबसे ज़्यादा पिस जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, लैंड स्पीड को रिलीज़ करने वाला भी फेंगयुआन ही था। अगर जायंट सन की विल ने उसको टारगेट कर लिया, उसका एंड तो बहुत ही खतरनाक होगा। कोई बचाने का चांस ही नहीं है उसको, कोई बचाने वाला नहीं होगा उसको। फेंगयुआन का ओरिजिनल प्लान कुछ ऐसे था। स्टेप 1, नॉर्थर्न प्लेन्स में घुसना और वहाँ से इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड तक पहुँचना। ये पार्ट उसने परफेक्ट तरीके से कंप्लीट किया था। अपनी पिछली लाइफ की यादों का यूज़ करके उसने लास्ट ब्रेथ लेते हुए वुल्फकिंग चांगशन इनको मार दिया, उसकी आइडेंटिटी ले ली और हाई ट्राइब में जॉइन करा, सीनियर बना, फिर अलायंस बनाई, फिर चुपचाप आराम से इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के अंदर घुस गया। स्टेप 2, 88 रैंक बिल्डिंग में एंटर करना, मैक्सिमम बेनिफिट लेना, अपनी पिछली लाइफ की सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गो इमॉर्टल का वीडियो था, उसका यूज़ करके लैंड स्पीड को क्वाइटली सबड्यू करना और बिना इमॉर्टल वनरेबल की विल को जगाए और इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड का न्यू ओनर बन जाना। और तीसरा स्टेप ये था, ओनर बनने के बाद 88 रैंक बिल्डिंग को तोड़ने की जल्दी नहीं होती है, बल्कि बैकग्राउंड में छुप के सीक्रेटली ग्रो करना, क्योंकि 88 रैंक बिल्डिंग के अंदर एक इमॉर्टल वनरेबल की विल थी, उसे डील करना ईज़ी नहीं था। ऊपर से इंपीरियल कोर्ट वेस्ट लैंड नॉर्थर्न प्लेन्स के गो मास्टर के लिए एक सैक्रेड स्पॉट था। उसे छूना या मतलब उसका मतलब समझ रहे हो ना, उसका बहुत खतरनाक डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी और ये एक मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल। अगर फैंगमैन पकड़ा जाता तो पूरे नॉर्थर्न प्लेन्स अटैक कर देते उस पे और इसी टेरिफाइंग फोर्स के सामने चाहे फैंगमैन कहीं भी भाग जाता, कोई सुपर फोर्स उसको नॉर्थर्न प्लेन्स की यूनाइटेड पावर से बचा नहीं सकती। सिर्फ एक ही चांस था, जब 5 रीजन बैटल शुरू हो जाए, सब जगह वार हो, तब किसी के पास उसके पीछे पड़ने का टाइम ही नहीं होता। सब जगह रीजन, जितने भी रीजन थे, सब डैमेज ले रहे होते। तभी फैंगमैन जैसे कोई बंदा जो होता बच जाता, चाहे वो एक्सपोज़ भी हो जाए तब भी वो बच जाता। अगर ऐसा सीन चल रहा हो तो। ओनर बनने के बाद फैंगयुअल लैंड स्पीड को ऑर्डर देता कि वो व्हाइट जेड हॉल के अंदर ही रहे और 88 रैंक बिल्डिंग के ऑपरेशंस में कॉर्पोरेट करे। इस तरीके से सब कुछ स्मूथली चल सकता था। पहला बेनिफिट, इंपीरियल कोर्ट ब्रेस्ट लैंड की पावर यूज करके गु इमॉर्टल ताई बाई यूनशेंग को टैकल करना। चांस ऑफ सक्सेस काफी हाई थे। चाहे बैटल का रिजल्ट कुछ भी हो, फेंगयुआन का नुकसान नहीं होता। अगर लैंडस्केप एज बिफोर इमॉर्टल गु नहीं भी मिलता, तो भी लैंड स्पीड के प्रोटेक्शन की वजह से उसकी जान तो बच जाती। दूसरा बेनिफिट, फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल के थ्रू हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड और इंपीरियल कोड ब्लेस्ड लैंड के बीच फ्रीली मूव करना पॉसिबल होता और हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पे ऑलरेडी इमॉर्टल क्रेन सेट की नज़र लगी थी और कभी भी कोई डिजास्टर आ सकता था। वहाँ पीसफुली कल्टिवेट करना तो बहुत मुश्किल था। लेकिन अगर फेंगयुआन इंपीरियल कोड ब्लेस्ड लैंड का ओनर बन जाता, तो हाई लाउलान कह रहा हूँ, हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड सिर्फ एक आउटर कवर होता। असली बेस तो इंपीरियल कोड ब्लेस्ड लैंड ही बनता, क्योंकि यहाँ ऑब्वियस सी बात है, बड़ा है, सही स्ट्रक्चर है, बढ़िया है यहाँ पे सब। वहाँ सेफ तरीके से कल्टीवेट करते हुए वो
इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के अगेंस्ट सीक्रेटली प्लान्स बना सकता था। अगर कुछ भी फेल होता तो वो हु इमॉर्टल लैंड को छोड़कर इंपीरियल कोड ब्लेस्ड लैंड में सेफ्टली हाइड हो सकता था। इंपीरियल कोड ब्लेस्ड लैंड एक इमॉर्टल वनरेबल के सेटअप से प्रोटेक्टेड था, जिसका मतलब विजडम पाथ के गो इमॉर्टल्स उसके बारे में ज़्यादा डिडक्शन नहीं कर सकते थे। ऊपर से फेंगयुआन फ्यूचर में इस जगह के लूप होल्स को फिक्स करता तो सेफ ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे जितनी भी सिक्योरिटी हाई हो जाती है, यहाँ पे दिक्कत नहीं होती। और तीसरा बेनिफिट, फेंगयुआन के पास ये रेयर रिसोर्स होती। जब भी ट्रू यांग बिल्डिंग ओपन होती, वो जो इमॉर्टल गू और ह्यूज रिसोर्स सेफली कलेक्ट कर सकता था बिना खुद डेंजर में आए। और फिर वो वही करता जो उसने पिछली लाइफ में किया था। एक ब्लड पाथ गू वर्म को कंट्रोल करके एक ब्लड पाथ गू इमॉर्टल बन जाता और धीरे धीरे बट सेफली ग्रो करता। लेकिन प्लान चाहे जितना परफेक्ट हो, रियलिटी में ऑब्स्टिकल तो आ ही जाते हैं। फेंगयुआन ने अपना फुल एफर्ट लगाया, लेकिन वो सेकंड स्टेप पे ही अटक गया। लैंड स्पीड का ओनर नहीं बन पाया तो उसका सपोर्ट भी नहीं मिला। एक मॉर्टल होने के नाते उसके पास ऑप्शन भी लिमिटेड थे। सिचुएशन दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। जायंट सन की विल डेफिनेटली अवेकन होने वाली है। अगर फेंगयुआन को भागना ही होता तो वो होल अर्थ गू यूज़ करके हु इमॉर्टल बेस्ट लैंड एस्केप कर जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो इमॉर्टल गू साथ नहीं ले जा सकता था। और मान लो अगर लैंडस्केप एस बिफोर इमॉर्टल गू मिल भी गया तो सेफली और क्विकली वापस हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड कैसे जाता। लैंड स्पीड का सपोर्ट ना हो तो एक मॉर्टल फेंगयुआन के लिए ये काफ़ी मुश्किल होता। फेंगयुआन कहता है अभी के लिए तो बस हर पॉसिबल मेथड ट्राई करना होगा लैंड स्पीड को कन्विंस करने का। अगर वो मेरी साइड आ गया तो हम मिलके जायंट सन की विल का सामना कर सकते हैं। शायद मैं उसकी थोड़ी पावर भी यूज़ कर पाऊँ। सच तो मतलब अगर सच भी बोलूँ ना, तो मैं उस फाइनल मेथड का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहता। एक फाइनल मेथड जिसका फेंगयुआन यूज़ नहीं करना चाहता। क्या है वो फाइनल मेथड? वो देखेंगे हम आगे। इसी के साथ एपिसोड करते हैं ख़त्म। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।